तो जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू आर डूइंग गुड। तो देखो यार, हम लोगों ने जून जुलाई अगस्त के करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। अब करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो फास्ट ट्रैक पे चल रही है, काफी ज्यादा जल्दी आ रही है ना। तो सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स हम करने जा रहे हैं, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, जून के एंड तक हमारे अभी तक के जितने भी पेंडिंग करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं सारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप लोग ये सारे के सारे करंट अफेयर्स जो है जून के एंड तक उनको कवर कर लीजिए। अब देखो, एक अच्छी सी बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। आज सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का पेपर हो रहा है ना। इस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब देख कितना अच्छा लग रहा है ना, जो बैच के बच्चों ने बताया बताया कि सर कितने सारे क्वेश्चंस जो हमारी क्लास से आ रहे हैं, है ना। हमने ज्योग्राफी तकरीबन पूरी कर ली है। ज्योग्राफी से लाइक सारे के लगभग सारे क्वेश्चन बैच में से ही आए हैं। पॉलिटी में से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, इवन करंट अफेयर्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अभी एक करंट अफेयर करवाऊंगा जो सितंबर 2023 का है, यही क्वेश्चन आपका सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स से पूछा गया है ना। तो यार बहुत अच्छा लगा देख के। बाकी तो आप लोग भी इसकी सीरीज को फॉलो करिए, अच्छे से फॉलो करिए। सीडीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, सीएपीएफ और एनडीए में भी यही से क्वेश्चंस करंट अफेयर से आपके पूछे जाए, है ना। जब सीडीएस 2024 में 50% से ज्यादा करंट अफेयर्स आ सकते हैं, तो यू कैन इमेजिन कि अब तो उनका लेवल और ज्यादा बढ़िया होगा। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर, यानी कि द डिफेंस स्टार, और हम लोग करने वाले हैं कवर सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को। सारी की सारी कैटेगरीज के करंट अफेयर्स को हम कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे नेशनल और डिफेंस के साथ। तो देखो, नेशनल और डिफेंस में हमारा जो सबसे पहला करंट अफेयर आता है वो आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केसीसी फॉर फिशरीज। ये जो इवेंट है इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा, डीओएफ, और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डीएएचडी। अच्छा, ये जो जितनी भी आपको अगर ये जो फुल फॉर्म चाहिए होती है, डिटेल्स चाहिए होती है ना, ये जनरल में पूरी लिख नहीं पाता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में, है ना, लिंक में आपको दो लिंक्स मिलेंगी। एक तो लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप की मिलेगी, आप उससे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक लिंक स्पेसिफिकली इस पीडीएफ की मिलेगी जो कि टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल रखी। डायरेक्ट आप उस पीडीएफ तक पहुंचेंगे, डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन, ग्रुप ज्वाइन करना ना करना टोटली आपकी मर्जी। वैसे आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फायदा होता है। डेली न्यूज़पेपर्स और भी बहुत सारी चीजें आती रहती, ठीक है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, वी स्ट्रिक्टली नीड दिस। बहुत जरूरत है हमें आप लोगों के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स वगैरह की, ताकि हमारा चैनल काफी अच्छे से ग्रो करे। चलो, तो डीओएफ और डीएएचडी इन दोनों ने मिलकर ये हमारा पूरा इवेंट ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया। इसका सीधा सा एम ये है कि प्रेसिंग ऑन ग्राउंड इश्यूज जो फिशरीज सेक्टर में आ रहे हैं, है ना, मछली पालन उद्योग में जो भाई आ रहे हैं समस्याएं, उनको सॉल्व करना। ये जो केसीसी स्कीम है, ये क्या बोलते हैं, एक्सटेंड की गई जनरली फिशर्स और फिश फार्मर्स के लिए। 2018-2019 में इसको एक्सटेंड किया गया ताकि उनको वर्किंग कैपिटल सपोर्ट दिया जा सके। इसके साथ साथ जो क्रेडिट डिलीवरी और उसके साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन है एग्रीकल्चर में, फिशरी सेक्टर में, ये इनकी इनकम जनरेशन के लिए और इक्विटेबल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट आ जाता है। आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनरशिप की बात करें। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग 3 ईयर पार्टनरशिप है, ठीक है, एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप, empowering a generation of students, educators and entrepreneurs, इसको इनोवेट किया। ये जो कोलैबोरेशन है, ये कोलैबोरेशन में हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और आ जाता है भाई हमारा मेटा, जिसको पहले हम क्या कहते थे, जिसको हम पहले बोलते थे फेसबुक, ठीक है। इनके बीच का कोलैबोरेशन है। ये कोलैबोरेशन क्या करना चाहता है? ये कोलैबोरेशन डिजिटल मार्केटिंग, जो हमारी स्किल्स होती है ना डिजिटल मार्केटिंग वाली, उस टाइम तक मैंने भी काम किया है। डिजिटल मार्केटिंग वाली स्किल्स की ट्रेनिंग जो है 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स को 7 रीजनल लैंग्वेजेस में देगी भाई, 7 क्षेत्रीय भाषाओं में देगी, तकरीबन 3 साल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मणिपुर प्रपोजेस मोर ऑटोनॉमी फॉर हिल काउंसिल एमिड कॉन्फ्लिक्ट। हिल काउंसिल्स, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, इनके बारे में हमने पॉलिटी में पढ़ा है ना। तो मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि हम ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस हिल काउंसिल्स को, जिनको एएनसी कहा जाता है, ताकि ये जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके द्वारा कुकी कम्युनिटी को अपीज किया जा सके, इनको समझाया जा सके, ठीक है। अब देखो, ये कुकी कम्युनिटी क्या कर रही है, ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड कर रही है। जब से मणिपुर में पिछले 3 मई से वायलेंस स्टार्ट हुआ, 1 साल तो ज्यादा हो गया,
लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस डिमांड को अपोज कर रही थी, और वो ये बोल रही थी कि जो एग्जिस्टिंग काउंसिल्स है ना, हम उनकी ऑटोनॉमी बढ़ा देंगे। ऑटोनॉमी को आपको पता है ना, स्वायत्ता, यानी कि उनकी इंडिपेंडेंस, काम करने की पावर्स जो है वो हम ज्यादा बढ़ा दें। ठीक है। मणिपुर के जो हिल एरियाज है ना, उनको कभी भी हमारा 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं किया गया, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जैसे। ठीक है, जिनको और ज्यादा एक्सटेंसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दी जाती हैं। अब अगर आप 6th शेड्यूल की बात करेंगे कि 6th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो क्या है और वो ऑटोनोमस काउंसिल से कैसे रिलेट करता है, तो देखो सीधी सी बात सुन लो। जो भी हमारा 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि ऑटोनोमस ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स स्टेट्स के अंदर बनाए जाएंगे, जिनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कहा जाएगा, एडीसीज कहा जाएगा। ये जो एडीसीज है ना, इनके पास लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रहेंगे, ऑटोनॉमी रहेगी अपने स्टेट के अंदर ही, खासकर ट्राइबल एरियाज और उनकी गवर्नेंस से रिलेटेड मैटर्स। अब ये मणिपुर की एडीसीज हैं, ये बाकी 6 शेड्यूल वाले एरियाज के एडीसी से अलग कैसे होते हैं? तो मणिपुर के एडीसी बाकी 6 शेड्यूल के एडीसी से अलग कुछ इस तरीके से होते हैं, इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स के टर्म्स में, यानी कि ये जो कानून बनाने की इनके पास पावर होती है, इसके रिस्पेक्ट। देखो, जो बाकी 6 शेड्यूल एडीसीज होते हैं ना, इनको लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ज्यादा मिली होती है। मणिपुर की एडीसीज को लिमिटेड पावर्स होती हैं, जो कि पर्सनल मैटर्स पे लाइक मैरिज, डाइवोर्स और सोशल कस्टम से रिलेटेड रहती है। ठीक है। तो 6 शेड्यूल एडीसीज जो रहते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट्स भी मिलते हैं। ठीक है। जबकि मणिपुर के एडीसीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट आता है इंडिया पोस्ट पार्टनर्स विद शिप रॉकेट टू एनहेंस ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। ठीक है। इंडिया पोस्ट ने क्या किया है, अपने ई कॉमर्स जो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है, इसको पोस्ट करने के लिए कोलैबोरेशन किया है शिप रॉकेट के साथ। शिप रॉकेट का जो ऑफिशियल नाम है ना, वो है बिग फुट रिटेल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ऑफिशियल नाम, मतलब ऑफिशियल तो यही है, बाकी ब्रांड नेम है वो है शिप रॉकेट। ठीक है। एक लीडिंग ई कॉमर्स इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है। तो ये एग्रीमेंट क्या करेगा, ये टेक्निकल इंटीग्रेशन करेगा डाकघर निर्यात केंद्र DNK इनके साथ, प्लस जो हमारा शिप रॉकेट आ रहा है इनके साथ में। ठीक है। इससे इंडिया बेस्ड सेलर जो है वो शिप रॉकेट को यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बिल जो हमारा एक्सपोर्ट का होता है, PBE वगैरह होता है, और शिपिंग लेवल्स जो रहते हैं वो शिप रॉकेट प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे उड़ीसा प्रपोजेस GPS इनेबल्ड एंकल मॉनिटरिंग फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। ये एंकल मॉनिटर वाला सिस्टम आपने यूएसए में हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज में काफी देखा होगा। जो पैरोल पर बंदे छोड़े जाते हैं उनको ट्रेस करने के लिए कि भाई कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रिजन इन उड़ीसा है, उन्होंने एक यूनिक प्रपोजल भाई दिया है कि GPS इनेबल्ड ये एंकल मॉनिटरिंग जो ट्रैकर्स है, जो डिवाइसेज है, ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, यानी कि जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो पैरोल पे बाहर है ना, जिनको UTPs कहा जाता है, उनके पैरों में लगा दिया जाए, है ना। ये इंडिया में अपनी फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऑफ पॉलिसी आएगी। ये प्रपोजल बेसिकली फोकस ये कर रहा है कि जो ट्रैकिंग डिवाइस है ये UTPs पे लगाया जाए, और ऐसे UTPs पे लगाया जाए, यानी कि ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स पे लगाया जाए जो कि नॉन हीनियस क्राइम्स को परफॉर्म किया है जिन्होंने, है ना, जिससे वो अपनी नॉर्मल लाइफ्स को भी जेल के बाहर क्या बोलते हैं परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस उनको मॉनिटर भी किया जा सकता है। तो लॉ इन्फोर्समेंट और जेल अथॉरिटीज उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर अगर कोई भी भाई इस डिवाइस के साथ में टेम्परिंग करता है तो लोकल पुलिस स्टेशन पे तुरंत ट्रिगर होकर अलार्म पहुंच जाए। आगे बात करेंगे झारखंड इनकॉर्पोरेट्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इनटू यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। तो एक पायनियरिंग स्ट्राइड है, एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसमें इस पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, है ना, इनका सोशल इंक्लूजन किया है, यानी कि सोसाइटी की मुख्य धारा के साथ में इनको जोड़ने का एक अच्छा खासा प्रयास किया गया झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें यूनिवर्सल पेंशन स्कीम है इनकी, इसमें ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को भी इन्होंने क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो इस नई इंप्लीमेंटेड मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंडर में ट्रांसजेंडर जो है उनको भी बेनिफिशियरीज को एक मंथली फाइनेंशियल एड दी जाए। ठीक है। कितनी दी जाएगी? 1,000 रुपए पर मंथ की। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोणार्क सन टेम्पल की। तो आइकॉनिक कोणार्क टेम्पल आपका, है ना, कोणार्क टेम्पल जो है, इसका जो व्हील है आपने देखो कुछ इस तरीके का इसका व्हील है ना, कोणार्क टेम्पल का। तो इसका जो आइकॉनिक व्हील है, इसका जो म्यूरल है, वो कहाँ दिखाया जाएगा? वही वो दिखाया जाएगा G20 के वर्ल्ड लीडर समिट के दौरान न्यू दिल्ली। कोणार्क सन टेम्पल हमारा एक यूनेस्को हेरिटेज है। ठीक है।
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में आता है। इसको ब्लैक पगोडा नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पगोडा नाम से जाना जाता है। अर्क क्षेत्र नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके साथ साथ पद्म क्षेत्र नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो सन टेम्पल है कोणार्क, और जो कोणार्क व्हील वगैरह है, ये 13th सेंचुरी में बनाए गए थे अंडर द रेन ऑफ ईस्टर्न गंगा किंग नरसिंह, सॉरी उनका नाम था नरसिंह देव वन, हाँ नरसिंह देव वन के फर्स्ट रेन में बनाए गए थे। देखो ये जितने भी सूर्य मंदिर है, ये भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए बनाए गए हैं, और इसमें जनरली सेलेस्टियल जो मूवमेंट होता है सन का, वो काफी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया जाता है। अब अगर हम इस टेम्पल की बात करें तो भाई यहाँ इसको बनाने के लिए क्लोराइट, लेटेराइट और खोंडोलाइट रॉक्स का यूज किया गया था। कोणार्क सन टेम्पल को नोबल लॉटरेट रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है कि भाई ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ मैन, यानी कि पत्थर बोलते हैं, है ना। अब अगर हम बाकी प्रोमिनेंट सन टेम्पल्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में मार्तन सन टेम्पल आ जाता है, जिसको हैदर मूवी में काफी निगेटिव तरीके से दिखाया गया था, है ना। तो इसको भी इस्लामिक आतंकवादियों ने तोड़ दिया था, आक्रमणकारियों ने। मध्य प्रदेश में ब्रह्मणि देव टेम्पल आ जाता है, गुजरात में मोढेरा आ जाता है, तमिलनाडु में सूर्यनारायण कोविल, आंध्र प्रदेश में असवल्ली सूर्य नारायण, बिहार में दक्षिणार्क आ जाता है, असम में सूर्य पहाड़, और उत्तराखंड में आ जाता है कटारमल सूर्य टेम्पल। आगे बात करेंगे नटराज स्टैचू की बात करेंगे तो वर्ल्ड की टॉलेस्ट नटराज स्टैचू जो है वो भारत मंडपम G20 समिट का जो वेन्यू है वहां पर स्टेब्लिश की जा रही है। 27 फुट लंबी भाई हमारी जो ये मूर्ति है भगवान नटराज की, ठीक है। 18 टन जो है इसका वेट होगा। इसको राधा कृष्णन स्थपति जो थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तमिलनाडु में, उन्होंने बनाया है। इस स्टैचू को अष्ट धातु से बनाया गया है। अष्ट धातु जो हमारी क्या बोलते हैं, 8 मेटल्स होते हैं, बेसिकली 8 मेटल्स को यूज किया गया, अष्ट धातु को यूज किया गया है। और इसको बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड यूज किया गया है, जो काफी हद तक कम हो चुका है, काफी हद तक हो चुका है, ठीक है। अष्ट धातु को अगर बोला जाए तो ऑक्टो एलॉय नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये एक एलॉय होता है जिसमें 8 मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, आयरन और मरकरी को ऐड किया जाता है। नटराज जो है इनको तांडव यानी कि लॉर्ड ऑफ डांस भी कहा जाता है। ये जो पूरा नृत्य कर रहे हैं तांडव को शोकेश करता है, यानी कि द साइक्लिकल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। ये कंसेप्ट मैंने हिस्ट्री पे पढ़ाया है, ठीक है। अब ये जो चोल है ना, चोल किंगडम राजा भगवान शिव को, नटराज को अपनी फैमिली डीटी के तौर पे मानते थे, ठीक है। इनका ये जो डांस है ये एक तरीके का देखा जाए तो पंच कृत्य जो होते हैं, 5 एक्टिविटीज होती हैं भगवान शिव की, उनका मैनिफेस्टेशन है। उनमें हमारा क्रिएशन आ जाता है, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, वेलिंग एंड ग्रेस, ठीक है। तो ये जो कुछ हमारी फीचर्स है, इन फीचर्स को आप पढ़ लेना, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बस सिंपल फैक्ट है आपको पढ़ना। आगे बात करेंगे इंदौर टॉप स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे, ठीक है। तो भाई हमारी यूनियन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 यानी कि क्लीन एयर सर्वे के रिजल्ट पब्लिश किए, ठीक है, भोपाल में। इसमें इंदौर जो है मध्य प्रदेश का वो टॉप स्पॉट पर रहा है मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज की कैटेगरी। इस मतलब सेकंड ईयर था भाई इस सर्वे का। इसमें 131 बेसिकली 131 जो हमारी आइडेंटिफाइड सिटीज थी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP सिटीज को भाई काउंट किया गया, ठीक है। और इनकी फिर रैंकिंग की गई। इसमें आगरा उत्तर प्रदेश जो है उसको सेकंड रैंक मिला, थाने महाराष्ट्र जो है उसको थर्ड प्लेस मिला, एंड सो ऑन। दिल्ली को तो भाई 9th प्लेस मिला, ठीक है। ये अवार्ड्स आपके सिटी पॉपुलेशन साइज बेसिस पे भाई 2011 के सेंसस के हिसाब से जो है जो सिटीज का पॉपुलेशन रहा है उसके बेसिस पे कैटेगराइज किया गया। और 3 to 10 लाख पॉपुलेशन की कैटेगरी में भाई हमारा अमरावती आ जाता है महाराष्ट्र का, उसको टॉप रैंक में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का टाउन है परवाणु और काला अम, इन्होंने लीड लिया है ऐसी सिटीज में जिनमें 3 लाख से भी कम पॉपुलेशन आ जाता है। और उसके बाद में अंगुल उड़ीसा जो है वो आ जाता है थर्ड प्लेस। आगे बात करते हैं अश्वनिधि प्रोजेक्ट की, ठीक है। ये जो अश्वनिधि प्रोजेक्ट है ये इनिशिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कह लीजिए, उनके अंडर में ही काम करता है। इसमें इंटरिम फाइनेंशियल रिलीफ तकरीबन 10 करोड़ के आसपास की तकरीबन 1400 विक्टिम्स को, सेक्स क्राइम की जो विक्टिम्स हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के विक्टिम्स हैं, है ना, उनको दिया जाएगा। और ये आपका स्टार्ट किया जाएगा 2018 से। इस प्रोजेक्ट में विक्टिम्स को असिस्टेंस दिया जाता है रिगार्डलेस ऑफ द एड रिसीव्ड फ्रॉम द विक्टिम कंपनसेशन फंड।
और अदर लीगल प्रोविजन, यानी कि बाकी लीगल प्रोविजन से उनको भले ही मिल चुका हो फायदा या बेनिफिट, लेकिन या फिर मदद, बेसिकली मदद ही कहा जाएगा इसे, लेकिन उसके बाद भी अश्वनदी प्रोजेक्ट के अंडर में भी उनको ये मदद दी जाए। अब आगे देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स रिसीव्स फर्स्ट C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन इन स्पेन। इंडियन एयरफोर्स ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को क्रॉस किया है। ऑफिशियली फर्स्ट C-295 प्लेन को एक सेरेमनी जो स्पेन के सेविल में कंडक्ट की गई, वहां पर इसको रिसीव किया है। C-295 एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, वेरियस मिशन कंडक्ट कर सकता है, स्पेशल ऑपरेशंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स, मैरीटाइम पेट्रोल वगैरह सब कर सकता है। ठीक है, अब IAF जो हमारी है ये लार्जेस्ट ऑपरेटर बन जाएगी C-295 एयरक्राफ्ट का। इनिशियल ऑर्डर दिया है 56 प्लेन्स का। ठीक है, पोटेंशियल एडिशनल ऑर्डर्स बाकी एजेंसीज लाइक कोस्ट गार्ड हो गई हमारी, वहां से भी मिल सकता है, होम मिनिस्ट्री हो गई, इंडियन नेवी हो गई, ये लोग भी क्या कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक कोस्ट गार्ड होम मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी, इंडियन नेवी वगैरह हो गई, ये भी इसकी डिमांड कर सकते हैं। अब अगर हम आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ देखें तो पहले 16 एयरक्राफ्ट जो होंगे वो तो भाई हमारे स्पेन में ही बनाए जाएंगे, पहले 16 यहाँ बनाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाकी के जो 40 है उनको बनाया जाएगा इंडिया में। एक जॉइंट वेंचर किया गया है टाटा और एयरबस के द्वारा। ठीक है, टाटा प्लस एयरबस का एक जॉइंट वेंचर रहेगा। ठीक है, गुजरात में। तो पहली बार कोई प्राइवेट कंसोर्टियम जो है इंडिया में वो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को बनाएगा। इसके साथ साथ अगर हम एक्सक्लूसिव ग्रुप की ज्वाइनिंग की बात करें तो इंडिया की जो कैपेबिलिटी रहेगी C-295 को प्रोड्यूस करने की, इससे वो एक सिलेक्टेड कंट्रीज के ग्रुप में आ जाएगा, जिसमें हमारा US आ जाता है, UK आ जाता है, रशिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूक्रेन, ब्राजील, चाइना एंड जापान। अगर 295 के स्पेशल फीचर्स की बात करें तो एक ट्रांसपोर्ट प्लेन है, वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है, कैपेसिटी इसकी 5 से 10 टन की है, पैसेंजर कैपेसिटी तकरीबन 71 ट्रूप्स की है, इसकी 49 पैराट्रूपर्स आ सकते हैं, मैक्सिमम क्रूज स्पीड 260 नॉट्स आ सकती है, लो लेवल फ्लाइट कैपेबिलिटीज है, रियर रैंप डोर है, क्विक रिएक्शन के लिए पैरा ड्रॉपिंग फैसिलिटीज है, इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और भी बहुत कुछ इसमें आ जाता है। फिर बात करेंगे यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की। तो देखो यार, सितंबर 17 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है यशोभूमि का इनॉग्रेशन करेंगे या फिर कर चुके हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर है, तकरीबन 73,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये कवर करता है। ठीक है, यशोभूमि में वर्ल्ड की लार्जेस्ट MICE क्या भाई, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज और एग्जीबिशंस कंडक्ट किए जा सकते हैं। कंट्री की लार्जेस्ट LED मीडिया फसाड में आ जाता है। ठीक है, इसका जो कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी तकरीबन 11,000 डेलीगेट्स की है। इसमें 15 कन्वेंशन रूम्स आ जाते हैं, इसके साथ साथ इनोवेटिव ऑडिटोरियम है जिसमें 6,000 लोग आ जाते हैं, एक ग्रैंड बॉल रूम भी है जिसमें तकरीबन 2,000 गेस्ट को एकोमोडेट किया जा सकता है। यशोभूमि को ग्रीन सिटीज प्लेटिनम सर्टिफिकेशन भी मिला है इसकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिजाइन की वजह से। ठीक है, अब आगे आते हैं, बात करते हैं IRS ऑफिसर राहुल नवीन अपॉइंटेड एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ED के डायरेक्टरेट जो डायरेक्टर थे उनको एक्सटेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग अगेंस्ट में दे दी थी। तो वही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राहुल नवीन जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर है 1993 बैच के, उनको एक्टिंग डायरेक्टर बना दिया है ED का। राहुल नवीन अभी करेंटली आपके आ जाते हैं स्पेशल डायरेक्टर आ जाते हैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर एट द ED हेडक्वार्टर। आगे बात करेंगे उड़ीसा गवर्नमेंट की लक्ष्मी स्कीम की। तो उड़ीसा कैबिनेट जो कि उस टाइम के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लीड कर रहे थे, उन्होंने लोकेशन, इसको मैं लिखूं, सॉरी इसमें लिखता नहीं, ऐसे बता देता हूँ। इन्होंने इस स्कीम को एसेंट दिया है। ये है लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, इसको बोला जा रहा है लक्ष्मी स्कीम। इसका सीधा सा एम है establishing a sustainable, affordable and safe transportation network for passengers and goods across the state, है ना। पंचायत को ब्लॉक से और ब्लॉक को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने के लिए ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया जा रहा है, यानी कि पूरे उड़ीसा के कोने कोने तक एसेसिबिलिटी बढ़ी जाए। 1,623 बसेस को ऑपरेट किया जाएगा रूरल एरियाज में। 3,178 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस पूरी स्कीम के लिए। आगे बात करेंगे शांति निकेतन की। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रिकॉग्निशन शांति निकेतन को मिला है। शांति निकेतन एक कल्चरल और एजुकेशनल हब आ जाता है हमारा वेस्ट बंगाल में। इसको पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने इसकी फाउंडेशन यानी कि इसकी नींव, इसकी स्थापना रखी थी। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिजिग्नेशन दिया गया। ठीक है, ये अनाउंसमेंट 45th
सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन सऊदी अरेबिया के दौरान लिया गया। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। रेसिडेंशियल स्कूल था बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशंस एंड द विजन ऑफ ग्लोबल यूनिटी, जिसमें रिलीजियस और कल्चरल बाउंड्रीज को ट्रांसेंड यानी कि उनसे आगे बढ़ के बात की जाए। 1921 में एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे जाना जाने लगा। इसको नाम दिया गया विश्व भारती। ठीक है। शांति निकेतन की यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल ब्लेंडिंग एशियंट मेडिवल एंड फ्लोक ट्रेडिशंस टू फोल्क ट्रेडिशन फ्रॉम इंडिया इसको यूनिक बनाते। उसके बाद बात करेंगे यूनेस्को रिकॉग्नाइजेस कर्नाटक सैक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसलास एट वर्ल्ड हेरिटेज। तो यूनेस्को ने कर्नाटक के सैक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसल्स जो टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स है पूरा, इसको अपनी प्रेस्टिजियस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ये प्राचीन मंदिर प्रीवियसली यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में थे। ठीक है, मतलब कि पहले ऑफिशियल नहीं थे, इनको शामिल किया जा सकता है ऐसा माना जाता था 2014 से। अब इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गया है इनकी एक्सेप्शनल कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए। होयसल टेम्पल्स जो है ये कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है, इंडिया के रिच हेरिटेज और आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस को दिखाते हैं। सैक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसलास जो है इसमें रिनाउंड टेम्पल्स आ जाते हैं बेलूर में। कौन कौन सा टेम्पल इसमें आ जाता भाई? हमारा चेन्नकेश्वर टेम्पल। ठीक है, उसके बाद हालेबिट में ये आ जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टार शेप्ड आर्किटेक्चरल प्लान्स, इनका पूरा फाइनली डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स वगैरह दिखाई देता है। यूनेस्को रिकॉग्निशन क्या करेगा? इस पूरे हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को पूरे प्रोसेस को एक सिग्निफिकेंट लेवल पे लेके जाएगा। ठीक है, तो चेन्नकेश्वर टेम्पल जो बेलूर में है ये किंग विष्णुवर्धन जो होयसला डायनेस्टी के थे 12th सेंचुरी के आसपास, उनके रेन के दौरान बनवाया गया था टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर चोल्स के ऊपर उनकी जो विक्ट्री थी उसको कॉमेमोरेट करने के लिए बनवाया गया था। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेम्पल्स इन द सैक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसल। उसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन आर्मी इंडेक्स 600 इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड विभव एंटी टैंक माइन। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली क्या किया? 600 सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइंस जो है इनका नाम रखा गया है विभव। ठीक है, ये जो नाम है इनका विभव है, एंटी टैंक माइंस है भाई, भैरव सिंह वाली। ठीक है, तो इनको बेसिकली इंडक्ट किया है अपने आर्सेनल में। ये इंडिजिनियस एंटी टैंक माइंस हैं, इससे इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज और इंडिजिनियस डिफेंस इंडस्ट्री जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। इनको इंडिजिनियसली बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एंटी टैंक माइंस है जो कि मोबिलिटी किल कैपेबिलिटी रहती है इनकी, मतलब सारे टाइप के एनिमी आर्मर्ड व्हीकल्स की। उसके बाद में नेक्स्ट बात होगी इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेस एग्री क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस इनिशिएटिव। तो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स को जारी किया है। ठीक है, इनका सीधा सा एम है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति लेके आना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनहेंस करना, डेटा यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करना और फार्मर्स के लाइवलीहुड को इंप्रूव करना। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर जो है उन्होंने इन पूरे 3 इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है। इसमें पहला हमारा आ जाता है KRP। KRP क्या है? KRP इज किसान ऋण पोर्टल। ठीक है, ऋण ये वाला ऋण। ठीक है, किसान ऋण पोर्टल एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है बेसिकली, ताकि क्रेडिट सर्विसेज जो किसान क्रेडिट कार्ड के अंडर में आती है, KCC के अंडर में आती है, उनको इंप्रूव किया जा सके। एक सब्सिडाइज एग्रीकल्चर क्रेडिट मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम MISS के अंडर में किसानों को दी जा सके। इसके बाद आ जाता भाई हमारा घर घर खेलो, ठीक, घर घर खेलो नहीं, घर घर KYC अभियान। ये एम्बिशियस कैंपेन है, इसके जरिए किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम को हर फार्मर तक नेशन में पहुंचाया जाएगा ताकि उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके। उसके बाद आ जाता है हमारा विंड्स का मतलब है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। ये जो विंड्स आपका इनिशिएटिव है, इससे ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम्स का नेटवर्क स्टेब्लिश किया जाएगा, रेन गॉजेस स्टेब्लिश किए जाएंगे, जिससे हाइपर लोकल वेदर डेटा किसानों तक पहुंचाया जा सके ताकि अपनी फसलों को लेकर वो अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग कर सके। उसके बाद ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम रखा जा रहा है संविधान भवन। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यहाँ पर पूरा काम धाम यहाँ पर रहा था दिसंबर 9, 1946 से लेकर जनवरी 24, 1950 तक, जिसके दौरान भारत का संविधान जो है बनाया गया। ठीक है, अब इसका नाम अब संविधान भवन सदन रखा जा रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ नदी उत्सव की तरफ। तो फोर्थ एडिशन जो नदी उत्सव का है, ये सितंबर 22 से लेकर सितंबर 24 तक किया जाएगा 2023। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? यमुना रिवर के किनारों पर, यमुना नदी के तट पर किया जा रहा है। इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के द्वारा, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के द्वारा। ठीक है, ये किसको बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। ठीक है, ये जनरली इनको बिलोंग करते हैं। और उसके साथ साथ जनपद संपद डिवीजन के द्वारा, जनपद संपद डिवीजन के द्वारा भी इनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये एक वाइब्रेंट सेलिब्रेशन रहेगा इंडिया के डाइवर्स रिवर कल्चर और उसका जो सिग्निफिकेंस रहा है भाई हमारे हेरिटेज पे, उसके लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर स्वाति नायक रिसीव्स प्रेस्टिजियस बोरलॉग अवार्ड फॉर एडवांसिंग राइस सीड सिस्टम। डॉक्टर स्वाति नायक है ना, इंडियन साइंटिस्ट है, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की IRRI की, सॉरी IRRI की साइंटिस्ट है। इनको जो प्रेस्टिजियस 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड दिया जा रहा है फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए। ये ऑनर उनके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि इन्होंने डिमांड ड्राइवन राइस सीड सिस्टम, जिसमें स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स को इंगेज किया जाता है, स्पेशल फोकस क्लाइमेट रिजिलेंट न्यूट्रिशियस राइस वेराइटीज वाले राइस पे डाला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने सीड सिस्टम और प्रोडक्ट मैनेजमेंट को साउथ एशिया में लीड किया है IRRI में। तो इनको 10 मोइंस, ये भाई आयु में, मेरे ख्याल से USA में ये जो जगह है, यहाँ पर इनको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये अवार्ड जनरली आपका रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, हाँ रॉकफेलर फाउंडेशन ही भाई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेड इन इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कॉल्ड सिम्बैक्स। ठीक है, तो इंडियन नेवी की इंडिजीनियस वॉरशिप INS सयाद्री इंडो पैसिफिक रीजन में जो स्टेशन है, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इनऑग्रेल ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप में, यानी कि जो पहली भाई ये जो पार्टनरशिप मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, ये सितंबर 20 और 21 को ही एक सिग्निफिकेंट कोलैबोरेशन रहा इन सारे नेशंस की, इन सारे मैरीटाइम नेशंस में। INS सयाद्री जो है ये प्रोजेक्ट 17 का, ठीक है, प्रोजेक्ट 17 जो क्लास हमारा है मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट्स की क्लास है, उसका थर्ड वेसल है। इसको मज़गांव डॉक लिमिटेड ने बनाया था अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन रजन कपूर। ठीक है, एज कंफर्म द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और उसके साथ साथ 30th सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स जो है, उसके लिए भी इंडियन नेवल शिप रणविजय और कावारती अलॉन्ग विद समरीत INS सिंधु केशरी ये सिंगापुर में आ चुकी है। सितंबर 20 को ये पूरा प्रोग्राम होगा। सिम्बैक्स की बात की जाए तो भाई ये जो सिम्बैक्स है हमारा, ये एनुअल इवेंट और से इंडियन ऑफ सिंगापुर नेवी RSN के बीच में। ठीक है, इसको इंडियन नेवी की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस नेवल एक्सरसाइज माना जाता है किसी भी फॉरेन नेशन के साथ। आगे बात करेंगे इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल की। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ये हमारे देश भर के लाइट हाउसेस को देखते हैं, उनकी फंक्शनिंग देखते हैं, उनका सारा काम धाम देखते हैं। तो उन्होंने एक ग्रैंड प्लान को अनवेल किया है ताकि 75 लाइट हाउसेस को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो ये जो विजनरी इनिशिएटिव है, ये लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म जो है, लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म जो है, जो कि उसके अंडर में मतलब डाला गया है ताकि इनॉग्रेल लाइट हाउस फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है उसका इनॉग्रेशन किया जा सके, जो कि गोवा में सितंबर 23 से लेकर 25 तक होगा अगोडा लाइट हाउस। ठीक है, अब ये जो मिनिस्ट्री है भाई हमारी, ये मिनिस्ट्री क्या करना चाहती है? ये लाइट हाउस टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है, इन स्ट्रक्चर्स को काफी अच्छा करना चाहती है, रिवैम्प करना चाहती है, क्योंकि ये जो कल्चर है ना, ये यूरोपियन और अमेरिकन काउंटर पार्ट्स में उन कंट्रीज में बहुत अच्छे से फॉलो किया गया है। और ये आपका होता है पब्लिक पार्टनर प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंडर। उसके बाद आती है द 108 फीट आदि शंकराचार्य स्टैचू अनवेल्ड इन मध्य प्रदेश। तो एक 108 फीट की बड़ी सी स्टैचू हमारे हिंदू संत आदि शंकराचार्य की ओमकारेश्वर यानी कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन होगा। ठीक है, इसको क्या कहा जा रहा है? इसको कहा जा रहा है, सॉरी, एकात्मा सॉरी एकात्माता की एकात्मा की प्रतिमा। एक बार टंग बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, स्टैचू ऑफ वननेस, एकात्मता। ठीक है, ये इंडिया के रिच हेरिटेज स्पिरिचुअल हेरिटेज को दिखाता है। अगर हम आदि शंकराचार्य जी की बात करें, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की बात करें, तो ये तकरीबन आपके 788 से लेके 820 AD के बीच में इंडिया में थे।
ठीक है, केरल के कलादी में इनका जन्म हुआ था, पेरियार रिवर के पास में। अब स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी जो जीवन है उसको उन्होंने मतलब कि संन्यास धारण कर लिया। वो मगरमच्छ वाली कहानी आपको पता ही होगी, मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया था। उन्होंने अपनी माता से कहा कि जब तक आप मुझे संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा नहीं देंगी तब तक मैं इस मगरमच्छ के पैर से, उसके मुंह से अपना पैर नहीं छुड़ाऊंगा, है ना। तो ये स्टोरी आपने सुनी होगी। तो 7-8 साल की उम्र में ही उन्होंने जो है वो संन्यास धारण कर लिया था, स्पिरिचुअल जर्नी पर निकले और ओंकारेश्वर पहुंचे। यहाँ पर इनके गुरु थे गोविंद भगवत पद, ठीक है। उनकी गाइडेंस में उन्होंने अद्वैत वेदांत जो होता है उसको अपनाया, ठीक है। प्रिवेलिंग फिलोसफिकल ट्रेडिशन जो थे उस टाइम के, बुद्धिज्म और जैनिज्म, उनको चैलेंज किया और सनातन धर्म को दोबारा रिवाइव किया। 32 ईयर्स की अपनी शॉर्ट लाइफ में आदि शंकराचार्य ने पूरे देश भर में भ्रमण किया, प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल सेंटर्स को विजिट किया। अपने स्कॉलरली कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है उसमें उन्होंने तकरीबन 10 उपनिषद पे कमेंट्रीज की, ब्रह्मसूत्र वगैरह पे कमेंट्री की, गीता वगैरह पे कमेंट्री की। उसके बाद आ जाता है भाई हमारा मंधाता आइलैंड। मंदाता आइलैंड आ जाता है, नर्मदा रिवर पर सिचुएटेड है। यहाँ पर आपके 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग आते हैं, ओंकारेश्वर और अमरेश्वर, ठीक है। ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो भाई हमारा महाकाल है उज्जैन में, इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है। तो ये पूरा एक रिलीजियस सर्किट बन जाता है। मेरे माता पिता भी जब इंदौर, हम तो उज्जैन गए थे, तो वो इंदौर से होते हुए ओंकारेश्वर वगैरह भी गए, ठीक है। इस आइलैंड में एंशियंट शैव पंथ के लोग भी रहते हैं, वैष्णव पंथ के लोग भी रहते हैं, जैन टेम्पल्स भी आते हैं जो कि 14th और 18th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। ये जो नाम ओंकारेश्वर है ये बेसिकली ओम नाम के शब्द से लिया गया है, द लॉर्ड ऑफ ओमकार, ठीक है। अब उस पर अगर हम बाकी स्टैच्यूज की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारी आ जाती है केवड़िया गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी श्रीनिवास रामानुजन को है, हैदराबाद में है। स्टैच्यू ऑफ पीस आ जाती है जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सोरेश्वर की, राजस्थान में। और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की बेंगलोर में आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं 64 योगिनी टेम्पल की। ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी कि जो पुराना हमारा संविधान भवन है, संविधान सदन है, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसकी जो पूरी डिजाइन है 64 योगिनी टेम्पल से ली गई थी, जो कि मिताउली में है। मिताउली ग्वालियर के पास ही पड़ता है भाई, मध्य प्रदेश में मुरैना के पास पड़ता है। तो इसकी जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की डिजाइन है वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने भाई यहाँ से ली थी, उठाई से, सीधी सी बात है। ये एक हमारा योगिनी टेम्पल है, सर्कुलर है, इसमें 64 चैम्बर्स है जो कि 64 योगिनियों को क्या है, डेडिकेटेड है। एक सेंट्रल श्राइन है जो कि ये आपके चैम्बर से अलग है। ये सेंट्रल श्राइन है जो कि भगवान शिव यानी कि भैरव जो है उनके लिए डेडिकेटेड है। अब ये जो 64 योगिनियां है ना, ये पावरफुल वॉरियर्स और सॉर्सरर्स यानी कि तांत्रिक साधना के लिए इस मंदिर को काफी ज्यादा माना जाता था। 1323 में देवपाल, राजा देवपाल ने, जो कच्छप घाट डायनेस्टी के आते हैं, उन्होंने इसको बनवाया। आगे बात करेंगे कॉक बोरोक लैंग्वेज की। तो कॉक बोरोक जो भाई हमारी लैंग्वेज है, ये बोरोक लोगों के द्वारा बोली जाती है जो कि त्रिपुरा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। बोरोक आपके, बोरो जो लोग हैं असम के, ठीक है, जो कि साइनो तिब्बतन को बिलोंग करते हैं, साइनो तिब्बतन लिंग्विस्टिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और इनका जो रेस है वो आ जाता है मंगोलॉइड, ठीक है, उसको बिलोंग करते हैं। कॉक बोरोक तिब्बतो बर्मन फैमिली को बिलोंग करते हैं। क्लोज एफिनिटी इसकी लैंग्वेजेस के साथ आ जाती हैं, लाइक हमारी जो बोडो लैंग्वेज है, गारो है, गारो के साथ में दिमासा है। दौलत अहमद जो है उन्होंने फर्स्ट कॉक बोरो ग्रामर 1897 में लिखी। उसके बाद बात करेंगे संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड्स की। तो रिसेंटली 84 जो आर्टिस्ट हैं उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया। संगीत नाटक अकेडमी की बात करेंगे, 1953 में बनाई गई थी। परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए एक एपेक्स बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में, ठीक है। मेजर अवार्ड्स इसमें संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, रत्न सदस्य, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, अकेडमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिए जाते। उसके बाद बात करेंगे रेमोन मैग्सेसे अवार्ड की तरफ। तो असम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट जो है, ठीक है, इनका नाम है रवि कानन, इनको 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। 1957 में इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था। एशियन वर्जन ऑफ द नोबेल प्राइज इसको माना जाता है। इसको रमन मैग्सेसे जो 7th प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये जो भाई हमारा RMAF है, रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन,
ये ऐसे इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को एशिया के अंदर ऑनर करता है जो कि सोशल कंट्रीब्यूशन एक्टिविटीज देते हैं। इनमें कुछ माननीय सदस्य हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, जैसे भाई हमारे अरविंद केजरीवाल हैं, रवीश कुमार हैं, ये कुछ बहुत ही ज्यादा माननीय लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है। इससे इस अवार्ड की क्रेडिबिलिटी पर काफी अतुलनीय भरोसा हो जाता है भाई, हम सब लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा हो जाता है। करंट अफेयर कवर करना है यार, ठीक है। इंडिया अचीव 75% ODF प्लस विलेजेस माइलस्टोन अंडर स्वच्छ भारत मिशन। तो ODF का हम मतलब हम क्या समझते हैं? ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में हगना बंद करो, ठीक है। ये जो खुले में शौच होती है ना, उसको बंद करना ही ODF आ जाता है। तो इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को अचीव किया है जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ग्रामीण के, है ना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अर्बन नहीं, ग्रामीण का फेज 2, 75% जो विलेजेस हैं उनको तकरीबन ODF प्लस स्टेटस दिया जा चुका है। ODF प्लस प्लेस जो है ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अपना मेंटेन करेगा। तो इसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किए जा रहे हैं। ये जो अचीवमेंट है इसमें जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, इसके फेज 2 के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फॉलो किया है, ठीक है। और पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव है जो 2024 और 2025 तक लागू कर दिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ जेंडर संवाद की। तो भाई फोर्थ एडिशन ऑफ जेंडर संवाद एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे, ठीक है। DAYNRLM डे, सॉरी हाँ डी नहीं आएगा भाई, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये इनके नाम बड़े अजीब अजीब हो जाते हैं। एंड इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वलिटी, यानी IWWAGE। मैं सच बता रहा हूँ भाई, नाम बहुत अजीब अजीब से हैं, इसका नाम ही देख लो ना, इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेट्स आए हैं इस पूरे वर्चुअल इवेंट में। ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जेंडर फोकस इनिशिएटिव जो इंडिया में किए जा रहे हैं, स्पेसिफिक फोकस डाला जाएगा वॉइस ऑफ स्टेट्स पे और सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स। उसके बाद बात करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स की, यानी कि FCRA 2023। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA, उन्होंने गेजेटेड नोटिफिकेशन में कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। उसमें ये बोला है कि भाई हमारा FCA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। ये जो चेंजेस है ना, इन चेंजेस के थ्रू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिनके पास FCRA की लाइसेंस है उनके ऊपर काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऐसे इंडिविजुअल्स के भी जिनको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मिलते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता पहली बात कि भाई इंडिया के लोगों को बाहर वाले लोग दान क्यों देते हैं जब तक कुछ अल्टीरियर मोटिव ना हो, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन में MHA जो है उन्होंने सेक्शन 48 जो है FCRA का, उसको हटा दिया है, उसको इन्वोक किया, सॉरी हटाया नहीं, उसको लागू किया है, इन्वोक किया है कुछ नेसेसरी रूल चेंजेस के साथ साथ। MHA ने ये बोला था कि प्रीवियसली जो फॉरेन फंडिंग रूल्स थे उनको रिवाइज कर दिया है, ठीक है। कुछ रिलैक्सेशन भी दिए हैं। इन रिलैक्सेशन में ये बोला है कि जो लार्जर सम्स भेजे जाते हैं, रिलेटिव्स के द्वारा भेजे जाते हैं FCRA के अंडर में, उसका टाइम फ्रेम लोगों ने बढ़ा दिया है ताकि ये ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकें कि भाई उनको कौन से फंड मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, रजिस्ट्रेशन क्या था, प्रायर परमिशन कैटेगरी वगैरह वगैरह क्या। इसके द्वारा कुछ NGOs हैं हमारे भाई जिनके फॉरेन फंडिंग मिलती है अलग अलग पर्पसेस के लिए, उसको पूरा रेगुलेट करने का पूरा गवर्नमेंट का प्रयास। अच्छा ये तो मैंने कवर ही कर लिया यार, ये तो अच्छा ठीक है, मतलब ये C29 का कर ही लिया। मतलब कि सीधी सी बात है कि IAF ने फर्स्ट C29 295 मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिसीव किया, ठीक है। इंडक्शन सेरेमनी मतलब स्पेन में तो किया ही था, लेकिन जब वो इंडिया में आया तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ गाजियाबाद में इसको रिसीव किया। C29 295 आपका एयरबस फैमिली को बिलोंग करता है, टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। बाकी सब तो आपको बता ही चुका हूँ इसकी। आगे बात करते हैं यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन की। तो एक सिग्निफिकेंट मूव में जिसमें बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक वेस्ट को मेंटेन किया जा सके, उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके, तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है हमारी, इसके इन्होंने क्या किया है, एक यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल जिसको गोवर्धन नाम दिया है उसको लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव क्या करेगा? ये इनिशिएटिव हमारा कंप्रेस्ड बायोगैस जिसको CBG कहते हैं और बायोगैस प्लांट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को काफी अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन करेगा। अब ये जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन है, यानी कि DDWS है, इन्होंने बोला है कि एक यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा जिसमें पूरा CBG और बायोगैस प्लांट का रजिस्ट्रेशन काफी सिंपल होगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंडर में
मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है, एमडीए स्कीम की जो असिस्टेंस है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के द्वारा काफी इसी तरीके से उपलब्ध कराई जाए। फिर आते हैं सिट्रान की तरफ, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER भोपाल, उन्होंने एक HIV-1 की फील्ड में एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की है। उन्होंने एक सर्कुलर आरएनए वायरस है जिसको नाम दिया गया है सिट्रान। इसका रोल सीधा सा ये रहता है, मतलब अभी तक इसका रोल काफी इनिग्मेटिक रहा था, काफी ज्यादा पहली बार रहा था HIV-1 वायरस के रेप्लिकेशन में। फर्दरमोर उन्होंने एक मॉलिक्यूल भी डेवलप किया है जिसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो वायरल ट्रांसक्रिप्शन को रोक सके, जिससे HIV से लड़ने की क्षमता और ज्यादा मरीजों की दुगनी हो जाती है। सर्कुलर आरएनए या फिर सर्क आरएनए जो रहता है एक क्रूशियल प्लेयर है इस पूरे जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में और गवर्नमेंट की जो अलग अलग वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है उसके साथ। आगे बढ़ेंगे, कोंगटोंग विलेज रिसीव्स बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 अवार्ड। तो भाई वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 जो कि मनाया जाता है आपका सितंबर में, इसी के दौरान क्या हुआ कि कोंगटोंग विलेज जो है ईस्ट खासी, ये आपका पड़ता है ईस्ट खासी हिल्स के, ठीक है। तो भाई ईस्ट खासी हिल जो आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है इसके अंदर में बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड इसको दिया गया है नेशनल टूरिज्म अवार्ड को फॉलो करते। आगे बात करेंगे, त्रिपुरा लॉन्चेस ई कैबिनेट सिस्टम। तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर जो मानिक साहा हैं या थे, उन्होंने ई कैबिनेट सिस्टम अगरतला में लॉन्च किया है, जिससे एक सिग्निफिकेंट स्टेप आपका लिया गया है फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। इस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद में त्रिपुरा इंडिया का 4th स्टेट हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट में 2nd स्टेट हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब पूरा कैबिनेट मीटिंग्स के दौरान पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वे में फॉलो करेगा। इससे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश इस चीज को फॉलो कर सके। ई कैबिनेट सिस्टम को सिग्निफाई करने का सीधा, सॉरी, ई कैबिनेट सिस्टम को अडॉप्ट करने का सीधा सा मतलब ये है कि एक पेपरलेस फ्यूचर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए अप्लाई किया जाएगा। सारी अपकमिंग कैबिनेट मीटिंग्स जो है वो अब इलेक्ट्रॉनिकली उनको कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स टैबलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। आगे आते हैं, क्रायो फॉर गुड मॉड्यूल्स। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक नया ऑनलाइन लाइफ लर्निंग मॉड्यूल, लाइफ स्किल्स लर्निंग मॉड्यूल जिसको क्रायो फॉर गुड कहा गया उसको लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का प्राइमरी एम ये है कि जेंडर इक्वलिटी बॉयज और गर्ल्स के बीच में बढ़ाना। इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, यूनिसेफ और BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इन इंडिया, इनके साथ कोलैबोरेशन में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में लॉन्च किया गया। रिनाउंड क्रिकेटर स्मृति मंदाना, उन्होंने फर्स्ट लर्निंग मॉड्यूल्स क्रायो फॉर गुड को तकरीबन 1000 स्कूल चिल्ड्रंस के साथ मतलब शेयर किया। उसके बाद बात करते हैं, यूनिकोड DXN अवार्डेड टू नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NIA, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एकेडमी नहीं, सॉरी, हाँ नहीं, एकेडमी नहीं, एसोसिएशन आता है, एजेंसी, सॉरी एजेंसी आता है, ठीक है। जेबर में NIA का भाई जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नया खुल रहा है, प्रॉपर्टी की रेट्स बहुत बढ़ गई हैं वहां पर, तो इनको खुद का एक यूनिक इंटरनेशनल 3 लेटर कोड DXN दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, ITA के द्वारा। इस कोड के जरिए इस एयरपोर्ट को काफी यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, इसकी वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी जानी जाती है। टी का सीधा सा मतलब है दिल्ली, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेशनल कैपिटल एरिया को पूरा सिग्निफाई करता है। एन का मतलब आ जाता है नोएडा, ठीक है, ठीक है। तो ये एयरपोर्ट की प्रेजेंस को बताता है वेस्टर्न यूपी में। प्लस एक्स का मतलब आता है कनेक्टिविटी बोथ विद इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो यूनिक कोड एक एसेंशियल आइडेंटिफायर के तौर पे काम करता है, जिससे एयरपोर्ट के डिस्टिंक्ट लोकेशन और पर्पस को देखा जा सके। अब एयरपोर्ट जो कोड्स होते हैं ना, यूनिक आइडेंटिफायर्स जो रहते हैं, ये हर एयरपोर्ट को दिए जाते हैं और एविएशन इंडस्ट्री में उनका एक काफी ज्यादा क्रूशियल रोल होता है। 2 तरह के कोड होते हैं, एक तो आपका 3 लेटर IATA कोड रहता है और एक 4 डिजिट का ICAO कोड रहता है। इनके अलग अलग पर्पस होते हैं। IATA के कोड की अगर हम बात करें तो ये कोड आपके पैसेंजर फेसिंग ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि टिकट्स, बोर्डिंग पासेस और साइनेज के लिए। और ICAO कोड्स होते हैं, 4 डिजिट कोड्स होते हैं, ये इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स लाइक पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट कोडिंग आपकी 1930s में स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद तब से इवॉल्व होती आ रही है। और इसमें जनरली स्टार्टिंग में 2 लेटर के आपके कोड्स हुआ करते थे, फिर हमारे 3 लेटर्स में बदल गए, यानी कि यूनिक कॉम्बिनेशंस काफी ज्यादा देखने में आ रहे हैं।
और 1960s में इनको काफी हद तक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था IATA के द्वारा। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश अचीव्स 100% ODF प्लस कवरेज। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे पॉपुलर स्टेट जो है उसको तकरीबन 100% ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस दिया गया है 95,767 गाँव में। उसके बाद बात करेंगे MS स्वामीनाथन पासेस अवे। MS स्वामीनाथन रिनाउंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जिनको पायनियर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में है वो इन्हीं की बदौलत है ना। 98 की एज पे ही पास्ड अवे, ओम शांति। उन्होंने एक अच्छी खासी लेगेसी जो है एग्रीकल्चर इनोवेशन और फूड सिक्योरिटी के इंडिया में छोड़ के रखी। ठीक है, अपने पूरे पूरे कैरियर में उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स को प्ले किया, खासकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। डायरेक्टर भी रहे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के। ठीक है, इसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल भी रहे ICAR के, सेक्रेटरी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, और हर पोजीशन में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के तौर पर भी काफी ज्यादा रही। 2004 में उनको नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का चेयरमैन इलेक्ट किया गया था, जो कि फार्मर डिस्ट्रेस और अलार्मिंग सोसाइटीज के बीच में काफी एक इंपॉर्टेंट रोल था। तो इस कमीशन ने 2006 में अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट किया था, जिसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। इसमें MSP यानी कि मिनिमम जो सेलिंग प्राइस वाला जो प्रपोजल है वो भी दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि 50% से भी ज्यादा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वो सरकार को वहन करनी चाहिए। उनकी पासिंग के साथ ही साथ MS स्वामीनाथन की जो लेजेसी है वो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन MSSRF के द्वारा कंडक्ट की जाएगी, जो उन्होंने तारामणि चेन्नई में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में मिलने के बाद एस्टेब्लिश किया था। उनके न्यूमरस एक्कोलेट्स में पद्मश्री आ जाता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इंटरनेशनल अवार्ड्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद बात करेंगे वुमेन्स बेसिक इनकम की। तो तमिलनाडु ने आपका लॉन्च किया है कलाई नर मगालेर ओरिमाई हो गई, यानी कि वुमेन्स बेसिक इनकम स्कीम। ये स्कीम मंथली स्टिपेंड 1,000 रुपए का एलिजिबल वुमेन्स को देगा। ठीक है, ऐसी वुमेन जिनके पास स्पेसिफाइड लैंड और एनुअल फैमिली इनकम से कम है, प्लस जिनकी एज 21 ईयर से ज्यादा है, उनको ये इनकम मिलेगा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब के पास ऑलरेडी ऐसी स्कीम्स चल रही है। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 के हिसाब से यूनिवर्सल बेसिक इनकम वुमेन के लिए इससे घरों में काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे दीक्षा की, दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD अंडर मैटी, ये मैटी के अंडर में आते हैं। ठीक है, ये पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग यानी कि PAL ये एग्जिस्टिंग दीक्षा प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। PAL हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है जिससे हर स्टूडेंट को इंडिविजुअलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। दीक्षा की बात करें तो दीक्षा एक इनिशिएटिव है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT का। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। फिर आते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस। तो NCERT को इस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस अब NCERT को कुछ फंक्शंस करने के लिए अलाउ करती है, यानी कि इनका खुद का ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD वाले इनके प्रोग्राम्स चल पाएंगे। इनके पास प्रोग्राम्स के इंट्रोडक्शन से लेके कोर्स स्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से लेके मैनेजमेंट और बाकी बहुत सारी चीजों की इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी आ जाएगी। ऐसा इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन अदर देन यूनिवर्सिटी, इनके पास हाई स्टैंडर्ड्स रहेंगे स्पेसिफिक एरिया में वर्क करने के, और इनको इंस्टीट्यूशन जो है डिक्लेयर किया जा सकता है, मतलब कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956। अब आगे आते हैं NMC गेट्स WFME रिकॉग्निशन फॉर 10 ईयर्स। तो नेशनल मेडिकल कमीशन, इनको क्या किया गया है, इनको ये इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है जो मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिस को ओवरसी करती है। स्टेचुटरी बॉडी है जो कि NMC एक्ट 2019 के द्वारा गठन किया गया था इसका। अब इसमें आता है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन यानी कि WFME। ये रिकॉग्निशन स्टेटस देती है ऐसी इंडिविजुअल एक्रेडिटिंग एजेंसीज को जो कि WFME की रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, मीट करते हैं। तो इससे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स क्या कर सकते हैं, अपने पोस्ट बेस्ड ट्रेनिंग को बाकी कंट्रीज में ले सकते हैं जहां पर WFME का रिकॉग्निशन मिला हुआ है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा वगैरह वगैरह।
706 एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज जो इंडिया के हैं उनको WFME एक्रेडिट माना जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज जो सेटअप किए जाएंगे अगले 10 सालों में उनको भी ऑटोमेटिकली एक्रेडिटेशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स मेडिकल एजुकेशन के इंडिया में बढ़ेंगे। मेडिकल एजुकेशन जो है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और बेंचमार्क्स के हिसाब से अलाइन की जाएंगी। इससे इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब इसकी जेनेसिस की बात करें WFME वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। अब आ जाते हैं नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसको मैंने सितंबर 2023 में इंक्लूड किया और आज सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में भाई इसका क्वेश्चन पूछा गया। सीधी सी बात, क्वेश्चंस और भी बहुत सारे पूछे गए हैं लेकिन वो अलग अलग मंथ से और अलग अलग जगह से पूछे गए हैं। क्योंकि इस मंथ में ये वाला इंक्लूड है तो ये वाला मैं बताऊं। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो लाने की सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के ऊपर। अब देखो यहाँ की अगर हम बात करें तो रिसेंटली पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 को पास किया, जिससे 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को मिलेगा लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में एंड असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। कौन कौन से आर्टिकल्स को अमेंड किया गया है, तो आर्टिकल 239AA इसमें बोला गया है कि 1/3 सीट्स वुमेन का लिए रिजर्व की जाएंगी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। आर्टिकल्स कौन कौन से इंसर्ट किए गए हैं, तो 330A इंसर्ट किया गया है, यानी कि रिजर्वेशन रहेगा 1/3 सीट्स का वुमेन इन द हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। इसके साथ साथ 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन रहेगा वुमेन के लिए अंडर टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर SCs अंडर आर्टिकल 330। आर्टिकल 332A भी आया है, इसमें ये बोला गया है लेजिस्लेटिव असेंबली हर राज्य की विधानसभा में 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व की जाएंगी। प्लस इसमें रिजर्वेशन में आपका 1/3 सीट जो वुमेन के लिए है, जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स SCs और STs के लिए आती है, वो भी काउंट की जाए। ठीक है, तो भाई करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करो, बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को अगर आप मेरे करंट अफेयर्स कवर करेंगे तो। ठीक है, अब आगे बात करेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस की। तो देखो यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक 8 मेंबर की कमेटी नोटिफाइड की है अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, है ना, टू एग्जामिन एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ये बेसिकली एक आइडिया है जिसमें लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं, स्टेट जो विधानसभा के इलेक्शंस हैं, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस हैं, पंचायत के इलेक्शंस हैं, उनको एक साथ इंटीग्रेट किया जा सके ताकि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स हैं वो अलग अलग दिन की जगह एक ही दिन वोटिंग कर सके। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का ये मतलब नहीं है कि भाई वोटिंग पूरी कंट्री में एक साथ एक ही दिन होगी, नहीं, है ना। इसका सीधा सा मतलब है कि फेज वाइज मैनर को फॉलो करते हुए जो भी अभी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है, जो अभी रिसेंट लोकसभा इलेक्शंस में हुई है, तो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए स्टेट और लोकसभा के लिए सेम डे पर वोट डाले। फिर उसके बाद आते हैं पर्सनैलिटी राइट्स पे। तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फेमस बॉलीवुड एक्टर है उनके पर्सनैलिटी राइट्स को थर्ड पार्टीज के द्वारा मिसयूज करने को लेकर उनको प्रोटेक्शन दी। पर्सनैलिटी राइट्स का सीधा सा मतलब होता है राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज और पर्सनैलिटी अंडर द राइट टू प्राइवेसी ऑफ प्रॉपर्टी। ये हमारा राइट टू प्राइवेसी के या फिर प्रॉपर्टी के अंडर में आ जा। ठीक है, इसमें नाम, वॉइस, सिग्नेचर, इमेजेस या कोई और ऐसा फीचर जो कि उनकी पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएटेड होता है उसको लिया जाता है। इसमें इनकी प्राइवेसी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इंडिविजुअल का जो राइट होता है इकोनॉमिक बेनिफिट जो उस चीज से वो डिराइव कर सकते हैं अपने पर्सनैलिटी ट्रेट से और कंज्यूमर्स को मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से बचाने के लिए वो सारा लिया जाता है। इसके साथ साथ जो पर्सनैलिटी राइट्स या फिर जो प्रोटेक्शन होता है उनका, वो एक्सप्रेसली किसी भी स्टेट में इंडिया में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन वो राइट टू प्राइवेसी के अंडर में लाई करता है और राइट टू प्राइवेटी की प्रॉपर्टी के अंडर में लाई करता है। ठीक है, अब पर्सनैलिटी राइट्स के दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। पहला आ जाता है राइट टू पब्लिसिटी, यानी कि अपनी इमेज को, अपनी लाइकनेस को कमर्शियली एक्सप्लॉइट होने से बचाना विदाउट परमिशन और कॉन्ट्रेक्चुअल कंपेंसेशन। ठीक है, ये हमारा आ जाता है ट्रेड मार्क एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर। दूसरा आ जाता है राइट टू प्राइवेसी। इसमें सीधा सा मतलब होता है कि राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली, बिना मेरी परमिशन के आप मेरी पर्सनैलिटी को पब्लिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 21 के अंडर में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था केएस पुत्तस्वामी, है ना, 2018 का जो उनका केस है, और ये पर्सनैलिटी राइट से रिलेटेड था। तो भाई राइट टू प्राइवेसी की तो बहुत चर्चे हो गए। अब आगे बात करेंगे सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट की। तो एज द पार्लियामेंट कंप्लीट 75 ईयर्स, पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट जो है उनको कस्टोडियन ऑफ प्रोसीजर, प्रेसिडेंट्स और लेजिस्लेटिव नॉलेज दोनों हाउसेस का माना गया है।
ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे तो आर्टिकल 98 को देखिए सबसे पहले आप। इसमें ये बोला गया है कि हर हाउस जो पार्लियामेंट का है उनका सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ रहेगा। अब पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कानून बना के उनका रिक्रूटमेंट को रेगुलेट कर सकता है, कंडीशंस ऑफ सर्विस को रेगुलेट कर सकता है जिन भी लोगों को अपॉइंट किया गया है टू द सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके साथ साथ ऐसी पोस्ट का क्रिएशन भी कौन कर सकता है जो कि बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है। फिर हमारा आ जाता है आर्टिकल 187। इसमें सिमिलर प्रोविजन सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स के बनाए गए हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा एंड हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा, ये आपके 1952 में एग्जिस्टेंस में आए थे। लेकिन सेक्रेटेरिएट जो हाउस ऑफ पीपल के हैं ये इनको पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट आपका पहले से ही कहा जाता रहा है। और नई सेक्रेटेरिएट जो है यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट है, इसको राज्यसभा के लिए सेटअप किया गया। ठीक है। तो इनके नाम जो है दोनों सेक्रेटेरिएट्स के 1954 में राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और लोकसभा सेक्रेटेरिएट के तौर पे चेंज किए गए थे। इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, यू कैन सी दैट। 108 माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान अवॉर्डेड सिटीजनशिप इन गुजरात। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर को फॉलो करते हुए 2021 के ऑर्डर को फॉलो करते हुए कलेक्टर्स फ्रॉम सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स इन स्टेट्स ऑफ गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट होता है ना सिटीजन ऑफ इंडिया का, वो नेचुरलाइजेशन के अंडर में है। किसके अंडर में भाई? नेचुरलाइजेशन के अंडर में है। ये सब क्वालिटी में दे रखा है सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 है ना। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के फॉलो करते हुए ये जनरली ऐसे किसी भी इंसान को बिलोंग करता है जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, एक्सेप्ट मुस्लिम। ठीक है। तो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन जो है वो फॉरेनर के द्वारा एक्वायर्ड की जा सकती है, किसी भी इलीगल माइग्रेंट यानी कि घुसपैठिए के द्वारा एक्वायर नहीं की जा सकती। अगर कोई भी इंसान 12 सालों से इंडिया में रह रहा हो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, और 11 साल क्या बोलते हैं, मतलब कि 11 साल तक एग्रीगेट तौर पे रह रहा हो, और 12 मंथ से पहले 14 साल भी वो रह सकता है, मतलब ऐसा कुछ प्रोविजन है इसका। तो इसके अंडर में और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस आती है जो कि हमारे 3rd शेड्यूल के अंडर में आती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर्स पे। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने रिसेंटली एक उनका जो लोकसभा मेंबर है हसन कम्युनिटी से, सॉरी हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसको वॉइड करार दे दिया। ठीक है। क्यों वॉइड करा दिया है? बेसिकली करप्शन के चार्जेस थे, गिल्टी ऑफ करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रॉन्ग डिस्क्लोजर ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज, इवेटिंग टैक्सेस। अपना नॉमिनेशन फाइल करते ही उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से डिस्क्लोज किया। अब ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है ना, इसमें हाई कोर्ट को ये पावर्स दी गई है कि सर्टेन ग्राउंड पे किसी भी इलेक्शन को वॉइड करार दे सकते हैं। एक बार इलेक्शन अगर वॉइड करार हो जाता है तो मेंबर को अपना ऑफिस खाली करना पड़ता है। एग्रीड पर्सन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये सब आपको ये जो क्राइटेरिया है ये मैंने ऑलरेडी पॉलिटी में डिस्क्राइब करी हो। फिर आते हैं पैनल ऑफ वाइस पर्सन वीसीस की बात करेंगे तो राज्यसभा चेयरमैन ने एक ऑल वुमेन पैनल्स बनाया है वाइस चेयरमैन का राज्यसभा में। अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा चेयरमैन नॉमिनेट कर सकता है पैनल्स को, मतलब कि मेंबर्स में से ही पैनल्स को चूज कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। इनमें से कोई भी एक जो है वो हाउस को प्रिसाइड करेंगे अगर चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन हमारे अवेलेबल नहीं है। हालांकि वो हाउस को तब प्रिसाइड नहीं कर सकते जब चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन की सीट वैकेंट है। जब वो एब्सेंट है तब हो सकती है, वैकेंट है तब नहीं। इस केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी मेंबर ऑफ हाउस को चेयरमैन की ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। उनके पास सेम पावर्स रहती है चेयरमैन के जैसी जब भी वो हाउस को प्रिसाइड करते हैं, जब तक एक नया पैनल वीसीस का नॉमिनेट नहीं हो जाता। प्रिजन रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो भाई पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स, इन्होंने प्रिजन कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म्स के ऊपर एक रिपोर्ट उसको सबमिट किया है। इसमें भाई पहला सिनेरियो आ जाता है ओवर क्राउडिंग। नेशनल एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट जो प्रिजन्स की है इंडिया में वो है 133%। ठीक है। जिसमें से 77% जो भाई प्रिजनर्स है वो अंडर ट्रायल्स की कैटेगरी में है। अंडर स्टाफ्ड भी आ जाता है, यानी कि प्रिजन्स अंडर स्टाफ्ड है, तकरीबन 30% के करीब अंडर स्टाफ्ड है। वुमेन प्रिजनर्स की बात करेंगे तो 22,918 वुमेन इनमेट्स में से 650 वुमेन इनमेट्स जो है उनके पास 1,867 बच्चे भी हैं। ठीक है। fewer number of women prisoners and low representation of women in prison staff, यानी कि 13.77% ही वुमेन स्टाफ है प्रिजन्स में, जिससे उनकी डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं। प्रिजन बजट की बात की जाए तो प्रिजन बजट का सिर्फ
1% वोकेशनल और एजुकेशनल ट्रेनिंग ऑफ प्रिजनर्स पर लगाया जाता है और 1% उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज। आगे आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मेंटेनेंस ऑफ रूल रिकॉर्ड रूल्स 2005। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कुछ चेंजेस लेके आए हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल्स 2005 में। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। इन अमेंडमेंट्स का सीधा सा एम है टू इनलार्ज टाइप एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैन कम अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। PMLA के एम्बिट में कौन कौन लोग आ सकते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें आई हैं, लाइक हमारा सबसे पहला आया है ओनरशिप रूल। ओनरशिप रूल में ये बोला गया कि कोई भी इंसान जिसके पास 10% से ज्यादा ओनरशिप होती है कैपिटल की या प्रॉफिट्स की या एक पार्टनरशिप से जो जनरेट हुआ है उसको बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। इससे पहले ये 10% की जगह 15% हुआ करती थी। एक ऐसा इंसान जो पार्टनरशिप पर कंट्रोल करता है, बाकी तरीकों से करता है, उसको भी एक बेनिफिशियल ओनर माना जाए। प्रिंसिपल ऑफ आर रिपोर्टिंग जो एंटिटी है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएट, इनके बारे में भी बोला गया है कि ओनली एन ऑफिसर एट मैनेजमेंट लेवल जो है उसको प्रिंसिपल ऑफिसर बनाया जा सकता है। इससे पहले ये पूरी एंटिटी का खुद का एक डिस्क्रिप्शन हुआ करता था कि वो किसको प्रिंसिपल ऑफिसर बना। ठीक है, ईडी बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो PMLA को क्या करता है भाई, हमारा इन्फोर्स करता है। उसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन IFC IOR। इसको 2018 में गुड़गांव में एस्टेब्लिश किया गया था, गुरुग्राम में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन वेसल्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रीजन कौन कौन से आ जाते हैं, पूरा का पूरा जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है वो आ जाता है, उसके आसपास के सीज आ जाते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस सीधा सा यही है कि ग्लोबल एफर्ट्स को एनहांस करना टू कॉम्बैट मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसमें पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी आ जाता है, कॉन्ट्राबैंड स्मगलिंग आ जाता है, फिशिंग वगैरह ये सब आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की रेजिमेंट के एक्विजिशन को हाँ कर दिया है। ये एक सरफेस टू सरफेस क्या बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि किसी मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च की जा सकती है। इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है, DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसकी ऑपरेशनल रेंज में आ जाता है 150 से लेके 500 किलोमीटर। पेलोड कैपेसिटी इसकी आ जाती है तकरीबन 350 से लेके आएगा 350 से लेके 700 kg कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी कर सकती है। अगर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अलग इसकी बात की जाए जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी एग्जिस्ट कर देती है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स इसी के अंडर में रहती हैं। लो ट्रैजेक्टरी रहती है इनकी, लार्जली बैलिस्टिक रहता है ये, और ये फ्लाइट में भी मैन्यूवर कर सकती है। उसका बात करेंगे महेंद्रगिरी Y126-12654 की 7th एंड लास्ट स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A महेंद्रगिरी। इसको लॉन्च किया गया मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। महेंद्रगिरी का नाम ईस्टर्न घाट्स की जो माउंटेन पीक है महेंद्रगिरी हिल्स उसके नाम पर रखा गया है, उड़ीसा में सिचुएटेड है। जो प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट्स जो है वो आपके प्रोजेक्ट 17 यानी कि शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स को बिलोंग करते हैं। स्टेल्थ फीचर्स अच्छे हैं, एडवांस वेपन्स एंड सेंसर्स, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोजेक्ट 17A शिप्स को इंडियन नेवी की इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने बनाया। उसके बाद बात करेंगे न्योमा एयरफील्ड की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने न्योमा एयरफील्ड जो कि ईस्टर्न लद्दाख में लाया करता है उसकी फाउंडेशन को ले किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड न्योमा में बनाएगी। न्योमा विलेज पैंगोंग सो जो लेक है उसके साउथ में सिचुएटेड है, 13,700 की फीट की ऊंचाई पर, और ये LAC से 46 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, न्योमा एयरफील्ड का बहुत अच्छा खासा सिग्निफिकेंस है। इससे हमारा एयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा लद्दाख में। IAF की कैपेबिलिटी नदन बॉर्डर के पास ऑगमेंटेड होगी। इसके साथ साथ चाइना की जो स्ट्रेटेजी है एंटी एक्सेस एरिया डिनायल की, A2AD जिसको कहा जाता है, उसको काउंटर किया जाएगा। A2AD में जनरली क्या होता है कि एनिमी की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोका जाता है बैटलफील्ड पे। वाइड रेंज ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल्स को आसपास, लॉन्ग रेंज रडार्स को आसपास लगाया जाता है। फिर कुछ एक्सरसाइजेस आ जाती है न्यूज में, जैसे कि वरुण बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच नेवी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सिम्बैक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, एनुअल बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है, उसके बाद नेशनल और डिफेंस के बाद वही हमारा जो है आ जाता है स्पोर्ट्स। इंडिया विंस मेडल्स इन रोइंग एट 2022 हंगजाओ एशियन गेम। इंडियन कॉन्टिजेंट जो 2022 का हंगजाओ एशियन गेम्स कंडक्ट किया गया,
इसमें इन्होंने रोइंग के इवेंट्स में, जो नाव जिससे चलाई जाती है ना, ऐसे इवेंट पे क्या किया है, गोल्ड लेके आए, सॉरी गोल्ड नहीं, मेडल्स लेके आए। इसमें अरविंद सिंह और अर्जुन लाल जाट जो है उनको सिल्वर मिला है मैन लाइट वेट डबल स्कल्स में, जबकि बाबूलाल यादव और लेख राम को ब्रॉन्ज मिला है मैन स्पेयर फाइनल में। एडिशनली इंडिया की 8 मैन की जो टीम है उन्होंने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई है काफी, उनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, टोटल मेडल काउंट जो है हमारा 3 आ चुका है, और ओवरऑल जो है वो 5 था इंडिया के लिए। उसके बाद आते हैं टिकी फिस्ट एसएफआ शटर्स वुमेन्स मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बर्लिन। तो हुआ क्या, 26 ईयर ओल्ड इथोपियन, इन्होंने प्रेस्टिजियस वुमेन मैराथन वर्ल्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि इनसे पहले ब्रिजिट कॉस केई ने 2019 में बनाया। 2 मिनट 11 सेकेंड से उन्होंने उनके रिकॉर्ड को तोड़। स्पोर्ट्स के बाद अब बात आ जाएगी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। सबसे पहले कवर करना और G20 की बात है। तो रिसेंटली इंडिया की प्रेसिडेंसी में G20 की समिट कंडक्ट की गई पहली बार न्यू दिल्ली, है ना। थीम थी वही हमारी वसुदेव वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, कि आउटकम्स की बात करें अगर G20 की समिट की, तो अनएनिमस एडॉप्शन हुआ G20 न्यू दिल्ली लीडर्स ज्वाइंट डिक्लेरेशन का। इसके साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इसको लॉन्च किया गया, जिससे बायोफ्यूल के कंजप्शन को बढ़ावा दिया जा सके। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स वही हमारे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, इसको लेके लॉन्च किए गए। प्लस फॉर्मल इंक्लूजन हुआ अफ्रीकन यूनियन का एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को भाई एक परमानेंट मेंबर के तौर पे G20 में ऐड किया गया। बाकी डिटेल्स आप उसमें देख सकते हैं। आगे बात करेंगे L.69 ग्रुपिंग। तो L.69 ग्रुपिंग जो है आपकी इंडिया की तरफ होस्ट की गई, कॉल्ड फॉर रिफॉर्म ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में रिफॉर्म्स के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया। L.69 एक प्रो रिफॉर्म ग्रुपिंग है, जो डेवलपिंग कंट्रीज आ जाती है इसमें, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया, पैसिफिक। ये जो कंट्रीज है ये कॉमन डिजाइन के साथ भाई यूनाइटेड है, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स UNSC में किए जा सके और मल्टीलैटरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, और इंडिया L.69 का एक मेंबर है। फिर आते हैं 5 अलायंस की तरफ। एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट है बिटवीन US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 5 कंट्रीज आ जाती है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, इसके अंडर में जो इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी 5 कंट्रीज की आती हैं, ये सिग्नल, मिलिट्री, ह्यूमन इंटेलिजेंस को आपस में क्या करती है, शेयर करती है। उसके बाद आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 पे। ये तो क्वेश्चन भाई डायरेक्ट हमारा CDS1 में पूछा गया था। तो इंडिया ने अपनी 40th रैंक को मेंटेन किया है 132 इकोनॉमीज में से, जो हमारा GII पब्लिश 2023 पब्लिश किया गया था। इसको पब्लिश किया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO ने। ठीक है, पिछले कुछ सालों में इंडिया ने कंसिस्टेंटली रैंक्स में इंडिया की रैंक्स में बढ़ोतरी हुई है। GII की रैंक में 2015 में इंडिया की रैंक हुआ करती थी 81st, ठीक है, अब 40th रैंक पर आ चुका है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इंडिया की इस पूरी इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी में। इस साल नीति आयोग ने CII के साथ प्लस WIPO के साथ में क्या किया है, वर्चुअली इंडिया क्या बोलते हैं GII जो समिट है बेसिकली उसको होस्ट किया। प्लस 13 कॉन्सिक्यूटिव ईयर में स्विट्जरलैंड जो है वो आपका टॉप पोजीशन पे रहा है मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी के लिए। उसके बाद स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर आ जाए। बात करेंगे WHO की। WHO अनवेल गुजरात डिक्लेरेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात डिक्लेरेशन को अनवेल किया है, एंड इट इज द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। ठीक है, 2023 इंडिया WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर या समिट का होस्ट रहा है जामनगर, गुजरात। ठीक है, और डिक्लेरेशन में कुछ हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन रहती हैं, जो मेथड्स रहते हैं, सेंटर्स रहते हैं, इनको नेशनल हेल्थ सिस्टम्स के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। पूरा डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। एक ग्लोबल नेटवर्क TCIM का क्लिनिकल सेंटर्स का बनाया जाएगा। आगे बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OILM सर्टिफिकेट की। तो इंडिया जो है वो OILM सर्टिफिकेट इशुइंग अथॉरिटी बन चुका है। OILM सर्टिफिकेट सिस्टम एक सिस्टम होता है
जिसमें OIML सर्टिफिकेट्स को इशू किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। और उससे क्या होता है कि भाई अलग अलग जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, थर्मोमीटर्स हो गया, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आ गए, इनकी इनको पूरा मेजरिंग का सिस्टम रहता है, उसके लिए सर्टिफिकेट से इशू किए जाए। ठीक है, इससे क्या हो कि भाई हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। OIML के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यानी कि यूनसिट्रा, अनसिट्रा इसको कहेंगे। तो इंडिया ने अनसिट्रा साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। अनसिट्रा को 1966 में एक सब्सिडरी बॉडी के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया था ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिसमें एक मैंडेट दिया था ऑफ फर्दर हार्मोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इसमें हमारे 70 मेंबर्स आ जाते हैं जो जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है 6 साल के लिए। इंडिया 2028 तक के लिए मेंबर चूज किया गया है। अनसिट्राल हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ट्रेड पॉलिसी के साथ डील करता है, जबकि अनसिट्राल क्या करेगा? लॉस के साथ डील करता है जो प्राइवेट पार्टीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। और ये स्टेट टू स्टेट बिजनेस में या इश्यूज में हम इन्वॉल्व नहीं है। फिर बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट ऑन चेंजेस इन पर कैपिटा कोल पावर एमिशन ऑफ G20 कंट्रीज। इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा है 29% का इन पर कैपिटा कोल एमिशंस इन 2022 एज कंपेयर टू 2015, जबकि जी कंट्रीज कलेक्टिवली उन्होंने 9% का राइज देखा है पर कैपिटा कोल एमिशंस, है ना। तो उनका जो है वो 1.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा पर पर्सन के हिसाब से 2022 में पहुंच चुका है। ये रिपोर्ट आपके जारी की गई है ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर के द्वारा। इसकी की फाइंडिंग्स के बारे में आप PDF वाली डिटेल में थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हैं। मतलब और भी थोड़ी छोटी मोटी डिटेल्स इसमें आ जाती है, बट मेजर डिटेल यही। फिर बात करेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC की। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया G20 समिट के दौरान। ठीक है, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC बनाया जाएगा। इंडिया, US, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन सब ने मिलकर इस पूरे कॉरिडोर के लिए साइन किया है। IMEC में रेल रोड रहेगा, ठीक है, रेल नेटवर्क रहेगा। रेल नेटवर्क के साथ साथ भाई यहाँ पर हमारा और क्या रहेगा? हाँ, शिप टू रेल नेटवर्क्स भी रहेंगे। ठीक है, रोड एंड सी वाले रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स रहेंगे, नेटवर्क्स रहेंगे। ये पूरा का पूरा दोनों कॉरिडोर्स, जो हमारा पूरा कॉरिडोर है, इस पूरे कॉरिडोर में एक्सटेंडेड रहेगा। पहले तो इसमें ईस्ट कॉरिडोर आएगा। ईस्ट कॉरिडोर में अरेबियन गल्फ से कनेक्ट किया जाएगा। ईस्ट कॉरिडोर में आपका अरेबियन गल्फ के साथ में कनेक्ट किया जाएगा। और नॉर्दर्न कॉरिडोर आएगा जो अरेबियन गल्फ को क्या करेगा? इस तरीके से यूरोप से कनेक्ट करेगा। ठीक है, एक कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट इसके जरिए अचीव किया जाएगा, जिसमें गुड्स और सर्विसेज को इंडिया से और इंडिया तक पहुंचाया जा सके वाया UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोप। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, जिसको PGII कहा जाता है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, PGII, इसके अंडर में आता है। ठीक है, PGII को 2021 की G7 समिट जो UK में की गई थी उस दौरान लॉन्च किया गया था, ताकि चाइना की वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन रोड वन बेल्ट वाला जो इनिशिएटिव है उसको काउंटर किया जा सके। फिर आते हैं अफ्रीकन यूनियन, परमानेंट मेंबर ऑफ द G20। अफ्रीकन यूनियन एक सेकंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो कि G20 की परमानेंट मेंबर बन चुकी है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करेंगे तो इसको इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, विद द लीडर्स ऑफ सिंगापुर, बांग्लादेश, ठीक है, सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, USA, इंडिया, ब्राजील के बाद में अर्जेंटीना के बाद में मॉरिशस एंड देन UAE। इनका एम है एक ऐसा कैटालिटिक प्लेटफॉर्म बनाना जिससे ग्लोबल कोलैबोरेशन किया जा सके फॉर द एडवांसमेंट एंड वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। 7 G20 की कंट्रीज आ जाती हैं भाई हमारे GBA के मेंबर्स में। 4 G20 के इनवाइटीज आ जाते हैं, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। बाकी अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका और USA, ये उसके मेंबर्स रहेंगे। 8 नॉन G20 कंट्रीज भी आ जाएंगी, आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पैराग्वे, सिचिलीज, श्रीलंका, उगांडा और फिनलैंड। 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये सब उसके पार्टिसिपेंट्स रहे।
उसके बाद बात करेंगे इंडिया द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की। तो इंडिया ने G20 प्रेसिडेंशियल प्लेटफॉर्म को यूज किया है ग्लोबल साउथ के कॉज को उठाने के लिए। इंडिया ग्लोबल साउथ की एक वॉइस बन चुका है। कुछ एफर्ट्स इंडिया ने किए हैं, लाइक उन्होंने सबसे पहले बोला कि अफ्रीकन यूनियन को G20 के परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए, है ना। इसमें ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाना चाहिए, जैसे कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के ऊपर उनके रिफॉर्म्स को लेके डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए ऐसी कंट्रीज के लिए जिनके ऊपर हाई लेवल सॉवरेन डेब्ट है। इसके साथ साथ रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी होना चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस के। ठीक है, G20 की जो थीम थी उसको फॉलो करते हुए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को फॉलो करते हुए इनका इंक्लूजन डेवलपिंग कंट्रीज का देखा गया। अब ये जो ग्लोबल साउथ है ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये कंट्रीज जनरली हमारी ये जो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर है ना, इसमें सिचुएटेड है, खासकर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका। ठीक है, सिमिलरली इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि USA, कनाडा, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जनरली हमारा जो है ये ग्लोबल नॉर्थ की कैटेगरी में डाली जाती है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ग्लोबल साउथ का, ये हमारा दिया था ब्रांड रिपोर्ट के द्वारा 1980 की, जिसमें नॉर्थ और साउथ कंट्रीज का एक डिवीजन के बारे में बताया गया था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, GDP और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे। फिर आता है IG नोबेल प्राइज 2023। तो IG नोबेल प्राइज एक पैरोडी है। किसकी पैरोडी है? ये भाई नोबेल प्राइज की पैरोडी है, जो कि अनकन्वेंशनल और ह्यूमरस साइंटिफिक अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है, इससे लोगों को हंसाया जाता है। ठीक है, इसमें पेक्यूलियर एस्पेक्ट्स जो साइंस के रहते हैं, अजीब सी चीजें रहती हैं, उनको शामिल किया जाता है। जैसे नोबेल प्राइज होते हैं भाई, इसमें सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल एक्सप्लिशमेंट के लिए भाई दिया जाता है प्राइज। IG नोबेल प्राइज क्या करता है? जो रिसर्च के थोड़े ऑफ बीट साइड होते हैं उनके लिए रहता है। उसके बाद यूनेस्को लिस्ट कीव एंड लीव वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज इन डेंजर ड्यू टू रशियन कॉन्फ्लिक्ट। यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूक्रेनियन सिटीज है भाई हमारी, कीव की और लीव की, इनको इन डेंजर बोला है क्योंकि रशिया के साथ इनका लड़ाई दंगा चल रहा है। तो ये डिसीजन यूनेस्को की एनुअल वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने रियाद में जो मीटिंग हुई थी उसके दौरान लिया है। ठीक है, इससे इन हिस्टोरिक साइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक रेजोल्यूशन भी इनका माना जा सकता है। प्लस कीव का सेंट सोफिया कैथेड्रल जो है, ठीक है, प्लस मेडिवल स्ट्रक्चर्स हैं आपके कीव और पेचर्स लेवरा मोनेस्ट्री के हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज की कैटेगरी में आते हैं। प्लस बोला जा रहा है कि भाई काफी ज्यादा डेंजर है, इससे यहाँ पर फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराई जा सकती है। आगे बात करेंगे इंडियन वीजा सर्विसेज सस्पेंडेड इन कनाडा। तो भाई आपको पता होगा पिछले साल मेरे मेरे जो क्या बोलते हैं ऑटो वाले भैया थे, उनसे काफी लंबी बात हुई थी इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को लेके। तो रिसेंट डेवलपमेंट में क्या हुआ कि इंडिया की जो वीजा सर्विसेज है कनाडा में उनको टेम्परेली सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, ऑटो वाले भैया का कहना था कि जस्टिन ट्रूडो मार खाने के काम कर रहा है, और सही बात। तो इस सस्पेंशन से क्या हुआ कि एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस आए कैनेडियन नेशनल्स के लिए जो कि इंडिया आना चाह रहे थे। इसमें टूरिस्ट, बिजनेस ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं इंडियन सिटीजन्स के। इस अनाउंसमेंट के बाद जो वीजा फैसिलिटी वेबसाइट थी इंडियन हाई कमीशन इन कनाडा की, वो मतलब उसके जरिए अनाउंसमेंट की गई, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए सर्टेन इंडिविजुअल्स को, जैसे कि इंडियन ओरिजिन कैनेडियंस आ जाते हैं जिनके पास वैलिड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इंडियन वीजाज हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए लाइफ टाइम एंट्री और रेसिडेंस इंडिया में अश्योर्ड रहती है। OCI कार्ड होल्डर्स जो रहते हैं उनको लाइफ टाइम एंट्री इंडिया में रहती है, एबिलिटी टू लिव और वर्क रहता है उनके पास में इंडेफिनिटली, अनिश्चित काल के लिए। इसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म इंडियन वीजाज वाले लोग होते हैं वो इंडिया में एंटर तो कर सकते हैं, लेकिन उनका ड्यूरेशन जो रहता है वो जनरली स्पेसिफिक वीजा के हिसाब से लिमिटेड रहता है। फिर आता है समुद्र प्रहरी विजिट टू थाईलैंड। तो सितंबर 2023 में इंडियन कोस्ट गार्ड ICG का पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रहरी, इन्होंने मैरीटाइम प्रोफिशिएंसी दिखाई एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉल्यूशन रिस्पांस टेबल टॉप एक्सरसाइज में, और आपका क्लोंग टोई पोर्ट बैंकॉक थाईलैंड में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आसियान डिफेंस मीटिंग प्लस काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज। तो एक इंडियन आर्मी का जो कंटिंजेंट है वो रशिया जाएगा आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑफ काउंटर टेररिज्म में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस इवेंट को FTX 2023 नाम से जाना जाता है, यानी कि काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ये सितंबर 25 से सितंबर 30 तक होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया इसके लिए। अब इंडियन आर्मी का जो कंटिंजेंट है ना, ये मेरी फेवरेट राजपुताना राइफल्स का है। राजपुताना राइफल्स का सेंटर भी तो दिल्ली में ही है। ठीक है, 32 मेंबर्स रहेंगे इसमें।
और राजपूताना राफेल्स की एक बटालियन के ये आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए लीव करेंगे। उसके बाद आते हैं इंडियन आसियान की तरफ। तो रिसेंटली पीएम ऑफ इंडिया ने 20th आसियान इंडिया समिट और 18th ईस्ट एशिया समिट EAS को जकार्ता इंडोनेशिया में अटेंड किया। डिटेल्स थोड़ा जो नॉर्मल डिटेल्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स की। 3 ईयर भाई हमारी कंप्लीट हो चुके हैं जब अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन किया गया था। अब्राहम अकॉर्ड्स का मतलब है कलेक्टिव एग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल। ठीक है, ये सितंबर 2020 में साइन किए गए थे। इन अकॉर्ड्स को लेटर सूडान, बहरीन और मोरक्को इनके लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, ये एग्रीमेंट का सीधा सा मतलब था इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में नॉर्मलाइजेशन होना। ठीक है, जब 1994 के क्या बोलते हैं के बाद से इजिप्ट पहला अरब स्टेट था जिसने इस पीस डील को साइन किया था इजराइल के साथ 1979 में। जॉर्डन ने 1994 में साइन किया। इस एग्रीमेंट के हिसाब से UAE और बहरीन क्या करेंगी, एम्बेसीज को एस्टेब्लिश करेंगी, एम्बेसडर्स को एक्सचेंज करेंगी, कोऑपरेट करेंगी और इजराइल के साथ में एक साथ काम करेंगी अलग अलग सेक्टर्स में, टूरिज्म, ट्रेड, हेल्थ केयर और सिक्योरिटी। इन अकॉर्ड्स को अब्राहम अकॉर्ड्स कहा गया। 3 मेजर मोनेस्टिक जो रिलीजन्स है वर्ल्ड के, इसमें पहला भाई हमारा इस्लाम आ जाता है, दूसरा क्रिश्चियनिटी आ जाती है और तीसरा आ जाता है जुडाइज्म। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ये तीनों आ जाते हैं जो कि आपके प्रॉफिट अब्राहम से निकले हुए हैं, यानी कि अपने रूट्स वहां पर फाइंड करते हैं। ठीक है, इसी को अपोज करने के लिए वही 7 अक्टूबर का जो अटैक है इजराइल पे किया गया था हमास के द्वारा, ताकि फिर इजराइल रिटेलिएट करे और उसके सारी कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो इंडिया का फर्स्ट S6 स्टेज 2 फ्लैक्स फ्यूल हाइब्रिड व्हीकल लॉन्च किया गया टोयोटा के द्वारा। ठीक है, इनोवा हाईक्रॉस प्रोटोटाइप्स को कहा जा रहा है ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट है इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। ये जो इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट्स के साथ में अलाइंड है, जिसमें फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं ग्लोबल मॉडल्स को फॉलो करते हुए। ब्राजील, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स नए स्टेप्स में टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, होमोग्लेशन सर्टिफिकेशन रहेगा इसका कमर्शियल डिप्लॉयमेंट से पहले। इस पूरे व्हीकल में भाई हमारा फ्लैक्स फ्यूल हाइब्रिड पावर ट्रेन है, जो कि क्या बोलते हैं इंडिया के फ्लैक्स फ्यूल मार्केट में काफी नया क्या बोलते हैं, मतलब पूरा नया सिनेरियो है। ठीक है, और वैसे इसमें कुछ खास नहीं समझ लो। आगे आते हैं गूगल डीप माइंड अल्फा मिसाइल्स। जो गूगल डीप माइंड के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक AI प्रोग्राम को लॉन्च किया है, इसको नाम दिया है अल्फा मिसाइल। ठीक है, जो कि पोटेंशियल हार्म या हार्मलेसनेस किसी जेनेटिक म्यूटेशन की जांच सकता है, खासकर जो मिसेंस म्यूटेशंस होते हैं जिनमें सिंगल लेटर चेंजेस आते हैं DNA कोड। ठीक है, इसमें सिस्टिक फिब्रोसिस, कैंसर, ब्रेन डेवलपमेंट इश्यूज वगैरह इन सारे म्यूटेशंस के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको पहले से ही देखा जा सकता है। नासा's मॉक्सी सक्सेसफुली जनरेट ऑक्सीजन ऑन मार्स। तो नासा ने अनाउंस किया है कि भाई उनका जो मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है मॉक्सी, इसने परसेवरेंस जो मार्स रोवर है ना, इसके ऊपर सक्सेसफुली ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया है। मॉक्सिस की सक्सेस से एक सिग्निफिकेंट स्टेप आपका लिया जा रहा है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स कैन लिव ऑफ द लैंड, है ना, मार्स पर वो रह सकते हैं अपनी खुद की ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके। रॉकेट प्रोपेलेंट और जो लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन होता है प्लस सस्टेनेबिलिटी जो इस पूरे रेड प्लेनेट पे वो भी की जा सकती है। मॉक्सी एक डिवाइस है जो माइक्रोवेव ओवन के शेप का है, तकरीबन ऐसा कुछ छोटा सा डिवाइस है भाई हमारा। इसमें एबिलिटी दिखाई है कि ये मार्शियन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते। उसके बाद एक टर्म आता है स्मिशिंग। स्मिशिंग यानी कि एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक। कैसा अटैक भाई? जो कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को यूज कर रहा है और ह्यूमन एरर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, इसमें फेक मोबाइल टेक्स्ट मैसेजेस यूज किए जाते हैं लोगों को ट्रिक करने के लिए, ताकि वो क्या करें, एक ऐसा मैलवेयर को डाउनलोड करें, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करें या फिर मनी को साइबर क्रिमिनल्स तक भेजें। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है SMS का, शॉर्ट मैसेज सर्विस का और फिशिंग का। फिशिंग का टर्म तो आपने सुना ही। ठीक है, फिशिंग यानी कि एक साइबर अटैक्स के लिए ब्रॉड टर्म यूज किया जाता है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग
को यूज किया जाता है टू ट्रिक विक्टिम्स इनटू पेइंग मनी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पे करने के लिए या मेलवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए। मेन डिफरेंस हमारा फिशिंग अटैक्स के साथ में ये आ जाता है कि मीडियम इज यूज टू कैरी आउट द अटैक्स एज वेल। उसके बाद आता है स्पैमोफ्लैग्स। मेटा जो है, मेटा ने बहुत सारे थाउजेंड ऑफ फेसबुक अकाउंट्स को हटा दिया है, जो कि एक कैंपेन जिसको स्पैमोफ्लैग्स कहा जाता है उसका पार्ट थे। ये एक वाइड स्प्रेड ऑनलाइन चाइनीज स्पैम ऑपरेशन है जिसमें चाइना की काफी ज्यादा तारीफ की जाती है, यूएसए का क्रिटिसिज्म किया जाता है, वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म किया जाता है, और चाइनीज गवर्नमेंट की जो क्रिटिक्स है उनका भी क्रिटिसिज्म किया जाता है। इसी के साथ साथ सिमिलर कैंपेन आपका रशिया के द्वारा भी लॉन्च किया गया था, जिसको कहा जा रहा था डोपल गैंगर। ठीक है, इसको भी लास्ट साल जो है डिसरप्ट किया गया था। इसमें मेन स्ट्रीम न्यूज आउटलेट्स जो यूरोप के हैं उनकी वेबसाइट्स को मिमिक किया गया, प्लस रशिया के बारे में कई सारी स्टोरीज वगैरह डाली गई यूक्रेन वॉर को लेके। तो ये सब प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चलता रहता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमी के करंट अफेयर्स की तरफ। तो सबसे पहला आता है 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट। सेबी ने क्या किया है, सेबी ने कुछ प्लान्स को अनाउंस किया है कि 1 आवर का ट्रेड सेटलमेंट वो मार्च 2024 तक स्टार्ट कर देंगे, जो कि इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छी खबर। करंटली आपका T+1 सेटलमेंट साइकिल जो है, जो ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट होता है, वो आपका 24 घंटों के अंदर हो जाता है। इस मूव से क्या होगा कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, फंड रेमिटेंसेस काफी तेजी से बढ़ेंगे, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को डिलीवरीज काफी तेजी से मिले। ठीक है, 1 आवर सेटलमेंट की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, वो ऑलरेडी हमारे पास में है। मतलब कि इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट में जो होता है ना, उसमें एडिशनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चाहिए होता है, और ये आपका तकरीबन 2024 के एंड तक हो जाएगा। अभी भाई हमारा T+24 समझ लीजिए, या फिर उसको हम T+1 मतलब 1 डे 24 आवर, अब हम उसको T+1 आवर करने वाले। ठीक है, उसके बाद आते हैं GST enables geocoding across all Indian states and union territories। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, उन्होंने जियोकोडिंग को इंट्रोड्यूस किया है, इसकी फंक्शनलिटी को इंट्रोड्यूस किया है, ताकि बिजनेसेस को वो एक्यूरेटली सारे स्टेट्स में आइडेंटिफाई कर सकें, यूनियन टेरिटरीज में आइडेंटिफाई कर सकें। जियोकोडिंग से क्या होगा कि प्रिसाइज लोकेशन मिलेगी भाई, ठीक है, डेटा की, और इससे क्या होगा, ऑडिटिंग और इन्फोर्समेंट एफर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके बाद आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एस्टिमेशन इन इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, MOF ने कुछ क्लैरिफिकेशंस इशू किए हैं रिगार्डिंग द ऑनगोइंग डिबेट अराउंड द एक्यूरेसी ऑफ अप्रैल से लेके जून 2023 के GDP डेटा को लेकर। इंडिया ने रियल GDP ग्रोथ 7.8% की दिखाई थी अप्रैल जून 2023 में 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में, जैसा कि इनकम या प्रोडक्शन अप्रोच के हिसाब से दिखाया गया था, जो कि हाईएस्ट पिछले 4 क्वार्टर्स। ठीक है, और मतलब ये सिनेरियो था। इसको लेके भाई क्रिटिक्स ने बोला कि ये GDP फिगर्स काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड हैं, एक्यूरेटली नहीं दिखा रही हैं हमारी इन्फ्लेशन को या फिर GDP ग्रोथ को। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी अप्रोचेस आ जाती हैं जो कि हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड अप्रोच आ जाती है, इनकम अप्रोच आ जाती है, एक्सपेंडिचर अप्रोच आ जाती है। प्रेजेंट GDP कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी को देखा जाए तो भाई हम इनकम मेथड को यूज करते हैं। रियल और नॉमिनल GDP के बारे में, GDP डिफ्लेटर, ये सारे के सारे भाई हमारे कंसेप्ट है, इकोनॉमी के साथ में आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में पढ़ना, इकोनॉमी की अभी पूरी सीरीज लेके आऊंगा, तो अभी 10 मिनट में इसमें खराब नहीं करूंगा। PDF में तो डिटेल में PDF में पढ़ लेना, और ज्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ना आए तो इकोनॉमी की जो नेक्स्ट वीक से हमारी स्टार्ट होगी पूरी क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट यूट्यूब पे, इसको कवर करना काफी लेवल अप तरीके से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और बाकी आप लोगों को पता है यार, कल से लेवल अप GK वाला बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कल से स्टार्ट होगा 75 डेज के लिए। वैसे भाई इस बार सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में ही हमारे बहुत क्वेश्चन पूछे गए। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर CDS में सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स का लेवल का पढ़ाया जा रहा है और प्रीलिम्स में CDS के लेवल का आ रहा है। मैंने कहा तुम्हें लग रहा है भाई, तुम्हें लग रहा है कि भाई वो जो है CDS में प्रीलिम्स के लेवल का आ रहा है और प्रीलिम्स में CDS के लेवल का, क्योंकि अब तुम लेवल अप करके पढ़ रहे हो ना, तो अब तुम्हें चीजें ईजी लग रही। मैंने कहा CDS में तुम्हें और ज्यादा ईजी लगी। चलिए कॉर्पोरेट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की बात करेंगे। G20 टेक स्प्रिंट 2023, G20 टेक स्प्रिंट 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया टू प्रमोट इनोवेटिव सॉल्यूशंस एम्ड एट इंप्रूविंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। G20 टेक स्प्रिंट 2023 एक जॉइंट इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS इनोवेशन हब के बीच में। ठीक है, G20 नेशंस ने एग्री किया है इस बात पे कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को प्रमोट करेंगे।
जैसा कि G20 के रोड मैप में बोला गया है। इसके साथ साथ इंडिया ने बोला कि सारे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट जो यूके के थ्रू होते हैं उसको हम भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू उसको एक्सपेंड करना चाहेंगे। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स क्या होते हैं? ये एक ट्रांजेक्शन होता है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में होता है, बिजनेसेस के बीच में होता है, इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, जब पर सेंडर और रिसिपिएंट्स आपके अलग अलग कंट्रीज में सिचुएटेड रहते हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मार्केट की जो वैल्यू है वो $190 ट्रिलियन 2023 में थी और 2030 तक $290 ट्रिलियन पहुंच जाए। फिर आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो रिवाइज्ड G20 या फिर OECD की जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये G20 लीडर समिट इन न्यू दिल्ली में इनको रिवाइज किया गया, इनको इंडोर्स किया गया। ये जो G20 OECD प्रिंसिपल्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ये लीडिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि इनमें इनका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया गया और इनको अपडेट किया गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैपिटल मार्केट में किस तरह के चेंजेस लाने चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या भाई? सिस्टम ऑफ रूल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसेस है जिसके जरिए कंपनी डायरेक्ट की जाती है और कंट्रोल की जाती है। ठीक है, इसमें कंपनी के जो बहुत सारे क्या बोलते हैं स्टेक होल्डर्स होते हैं भाई, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, कस्टमर, सप्लायर्स, फाइनेंशियर्स, गवर्नमेंट और कम्युनिटी, इन सबको बैलेंस, इनके सबके इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाए। OECD के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर आगे आते हैं मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIER, इन्होंने ये बोला है कि सीरियल एक्सपोर्ट की बैनिंग से इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको तकरीबन 45,000 करोड़ का 2023 में घाटा हुआ है। रिटेल इन्फ्लेशन हमारा 6.83% पे था, फूड इन्फ्लेशन 9.2% पे था अगस्त 2023 में। इसको ईयर ऑन ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के जरिए नापा गया। रिसेंट इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा है क्योंकि फूड प्राइसेस हमारी बढ़ रही है। इसके साथ साथ फूड और बेवरेजेस जो है वो हमारी CPI बास्केट में 45% के आसपास आ जाती है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन से आते हैं करंट फूड इन्फ्लेशन में? इसमें टोमेटोज, ऑनियंस, सीरियल्स लाइक हमारा गेहूं और चावल हो गया, स्पाइसेस, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। वीट इन्फ्लेशन जनरली डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से है, लाइक अभी हीट वेव चल रही है तो अनसीजनल रेल्स आ जाती हैं, तो इंटरनेशनल प्राइस ट्रांसमिशन भी हो जाता है, लाइक रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से। यूक्रेन तो आप सबको पता है कि भाई पावर हाउस ऑफ द वीट है इंटायर वर्ल्ड, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। फिर बात करते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी NLP की। तो इंडिया ने फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी मनाई है NLP की। NLP को सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था टू प्रमोट सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री और इंडियन गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स में भी बढ़ाई जा सके। इनलेट वाटरवेज की बात करेंगे तो रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर ने अपनी रिपोर्ट जारी की, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू नेशनल इनलैंड वाटरवेज। IWT एक फ्यूल एफिशिएंट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव मोड है ट्रांसपोर्ट का, इनलैंड वाटरवेज है ना। इंडिया के पास तकरीबन 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवेज है जिसमें रिवर्स, कैनाल्स और बैकवाटर्स, क्रीक्स वगैरह आ जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से सिर्फ वही वाटरवेज को आप नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर सकते हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्व्यू में आती है। बाकी के जो वाटरवेज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। IWAI के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं PM विश्वकर्मा स्कीम की। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने PM विश्वकर्मा स्कीम है उसको लॉन्च किया ट्रेडिशनल आर्टिशंस के लिए, क्राफ्ट्स पीपल के लिए। विश्वकर्मा जयंती के दिन इसको लॉन्च किया गया। इसमें ये बोला गया है कि एंड टू एंड होलिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा ट्रेडिशनल आर्टिशियंस को, क्राफ्ट्स पीपल को, ताकि वो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को और ज्यादा बढ़ा सके। ये हमारी एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन 2023 से लेके 2028 तक है। नोडल मिनिस्ट्री हमारी रहेगी MSME वाली इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MOMSME। जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी भाई MSME की मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स हमारे कुछ यहाँ पर आ जाते। फिर बात करते हैं ऑफ बजट बोरोइंग्स OBBS की। ऑफ बजट, ऑफ बैलेंस शीट या फिर ऑफ बजट बोरोइंग्स होती क्या है? सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP, इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की है OBB की तरफ, OBBS या फिर OBB कह लो, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। OBBS का मतलब होता है बोरोइंग्स दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बजट, है ना। एसेट्स या लायबिलिटीज जो कि कंपनी की बैलेंस शीट पर नहीं दिखाई देती, हालांकि बजटरी रिसोर्सेज जो है वो उनके रिपेमेंट के लिए यूज किए जाते रहे। फिर आ जाता है बेसल III कैपिटल फ्रेमवर्क।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इन्होंने बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क को ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AIFIs के लिए इंट्रोड्यूस किया है। सेक्शन 45L आरबीआई 1934 की पावर को यूज करते हुए आरबीआई ने AIFIs को मैंडेट किया है कि आपको एक कैपिटल एडुकेसी रेशियो 9% का मेंटेन करना पड़ेगा बाय अप्रैल 2024। ठीक है, फिर आ जाते हैं भाई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB की तरफ। रिसेंटली IPPB ने 5 साल कंप्लीट कर लिए। 2018 में IPPB को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है उन्होंने 100% इक्विटी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको ओन करेगी उसके साथ इस्टेब्लिश किया था। IPPB आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में रजिस्टर्ड है। ठीक है, ड्यूली लाइसेंस है आरबीआई के द्वारा, अपना बिजनेस पेमेंट बैंक के तौर पे इंडिया में वो कर सकते हैं। शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक की कैटेगरी में इसको डाला गया है, जो बहुत सारे अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की सर्विसेज देते हैं, लाइक सेविंग्स एंड करंट अकाउंट, रेमिटेंसेस जो बाहर से पैसा भेजा जाता है, मनी ट्रांसफर, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आ जाता है। इसके साथ साथ ये 3 तरह के अकाउंट देते हैं। एक तो आ जाता है सफल रेगुलर अकाउंट, सुगम आ जाता है भाई हमारा यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, और आ जाता है सरल यानी कि स्मॉल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ग्रेशम्स लॉ की। ग्रेशम लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में बैड मनी ड्राइव्स आउटपुट। बैड मनी क्या करता है? अच्छे पैसे को बाहर भगा देता है, और ये तब आता है जब एक्सचेंज रेट 2 करेंसीज के बीच में गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाती है एक सर्टेन रेशियो पे, जो कि मार्केट एक्सचेंज रेट से थोड़ा सा अलग होता है। इसकी वजह से जो अंडर वैल्यूड करेंसी होती है उसका सर्कुलेशन हो जाता है कम। ओवर वैल्यूड करेंसी सर्कुलेशन में रहती तो है लेकिन उसको ज्यादा लोग परस्यू नहीं करते, ज्यादा लोग खरीदते नहीं है। तो ये सिर्फ पेपर करेंसीज के साथ साथ कमोडिटी करेंसीज और बाकी गुड्स के लिए भी लागू रहता है। ये लॉ आपका इंग्लिश फाइनेंशियल थॉमस ग्रेशम के नाम पे रखा गया था, और अभी श्रीलंका क्राइसिस के दौरान ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली देखा। उसके बाद बात करेंगे ई कॉमर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ MSMEs। तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER एनुअल सर्वे जारी किया MSMEs के ऊपर, फोकस किया ऑन द लेवरेज ऑफ ई कॉमर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ MSMEs। ठीक है, 1981 में भाई इनको इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया का प्रीमियर इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो कि पॉलिसी एडवाइस देता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक से डील करने के लिए। 19.3 मिलियन MSMEs जो है, जिसमें 131.04 मिलियन इंडिविजुअल्स हैं, वो आपके उद्योग पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। उद्योग पोर्टल में MSMEs के बारे में एक डिटेल्स मिलती है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन और बेसिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। 27% MSEs आपकी मैन्युफैक्चरिंग में है, और जबकि 73% जो MSMEs हैं वो की सर्विसेज। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम वाला आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी हमारा इकोनॉमी के पार्ट में आता है। फिर बात करेंगे इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आता है। मुझे ऐसा लगता है मुझे और ज्यादा पिक्चर्स इंक्लूड करनी चाहिए जिससे मुझे लिखना ज्यादा ना पड़े। मैं लिखता हूँ तो फिर वो दिमाग या बोलने वाला काम कम हो जाता है। तो फॉस्फोरस एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है भाई, हम सबसे ज्यादा मंगाते हैं फॉस्फोरस। ठीक है, सबसे ज्यादातर जो हमारा फॉस्फोरस है ना, वो कैडमियम लेडन डिपॉजिट्स में से आता है, वेस्टर्न अफ्रीका से। फॉस्फेट रॉक्स आपको पता है इंडिया में 2 ही स्टेट्स में प्रोड्यूस की जाती हैं, एक है भाई हमारा राजस्थान और दूसरा है भाई हमारा मध्य प्रदेश। काफी ज्यादा मात्रा में यहीं पर पाई जाती है। कुछ डिपॉजिट्स आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडियन पेनिसुलर में मिल जाते हैं, लाइक यूपी का जो ललितपुर है वहां मिल जाएगा, मसूरी जो सिंक्लाइन है डिप्रेशन है यहाँ मिल जाएगा, और इसके साथ साथ कडप्पा बेसिन जो है आंध्र प्रदेश में यहाँ मिल जाएगा। ज्यादातर जगह पर फॉस्फोरस हमारा कैडमियम के साथ पाया जाता है। ठीक है, कैडमियम के साथ पाया जाता है, एक हैवी मेटल है जिसका रिमूवल बहुत एक्सपेंसिव होता है। कुछ कंट्रीज हैं लाइक मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, चाइना, अल्जीरिया, और ये ज्यादातर वर्ल्ड के सारे रिजर्व्स को कंट्रोल करके रखते हैं, जो कि एक मेजर जियोपॉलिटिकल कंसर्न है। जिसके पास नहीं है उसके लिए तो कंसर्न होगा ही होगा। मच ऑफ द फॉस्फोरस इज लॉस्ट डायरेक्टली टू द वाटर बॉडी। एग्रीकल्चर रन ऑफ, फसल में पानी दिया जाता है तब वही फॉस्फोरस निकल जाता है सीवेज के थ्रू, जिससे टॉक्सिक एल्गल ब्लूम्स हमारे हो जाते हैं। कैडमियम लेडन फर्टिलाइजर्स जो रहते हैं जो कि सॉइल में लगाए जाते हैं, क्रॉप्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उनको जब कंज्यूम किया जाता है तो फिर ह्यूमंस के अंदर बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिससे हार्ट डिजीज बढ़ जाती है।
फिर बात करते हैं वेनेडियम की। तो रिसर्चर्स एट GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने वेनेडियम को खोज निकाला है, जो कि क्रिटिकल मिनरल है ना। ये भाई हमारा एक क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में आता है, और इसको ढूंढ निकाला है गल्फ ऑफ खम्बट, या फिर गल्फ ऑफ खैम्बे जिसे हम कहते हैं, गल्फ ऑफ खैम्बे इन गुजरात। अब इसमें भाई हमारा क्या है कि भाई एक और आती है जिसको हम बोलते हैं टाइटेनो मैग्नेटाइट। टाइटेनो मैग्नेटाइट और आती है, जो कि जिसके क्या बोलते हैं वेनेडियम होता है जिसके अंदर में। इसमें सैंपल्स जो गल्फ ऑफ खम्बट है वहां से लिए गए हैं। टाइटेनो मैग्नेटाइट एक प्राइमरी सोर्स होता है इस एलिमेंट का। 88% जो वर्ल्ड का वेनेडियम है वो यहाँ से निकाला जाता है, और ये भाई तब बनती है जब मोल्टन लावा ठंडा होता है बहुत तेजी से। ठीक है, तो जीएसआई के हिसाब से जो डिपॉजिट्स गल्फ में पाए जा रहे हैं डेक्कन के बसाल्ट से आए हैं, नर्मदा और रावी नदी के, नर्मदा और रावी नदी जनरली इनको लेके आए। ठीक है, ये पहला वेनेडियम ऑकरेंस जो है इंडिया के ऑफशोर सेडिमेंट्स में पाया गया। अब उसके बाद आते हैं CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की तरफ। तो इसरो ने क्या किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को, जो कि मिशन गगनयान के लिए यूज किया जाए। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन जो है ये क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स को यूज करते हैं, लाइक 150 से लेके -273 डिग्री सेल्सियस। कंपेरेटिवली बहुत पावरफुल होते हैं सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन से। पहला क्रायोजेनिक इंजन है जो कि गैस जनरेटर साइकिल को यूज करेगा, लिक्विड यूज एक ऑक्सीजन को और लिक्विड हाइड्रोजन को, उनके प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। ठीक है, 28 टन के फ्यूल की कैपेसिटी है, अपर स्टेज में यूज किया जाएगा ऑफ द GSLV Mk3। आगे आ जाते हैं K2-18b एक्सोप्लैनेट। तो नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कार्बन डाइऑक्साइड की खोज और मीथेन की खोज एक ऐसे एक्सोप्लैनेट पे ढूंढ के निकाली। ये अर्थ से 120 लाइट ईयर्स दूर है। प्लैनेट्स जो कि अलग अलग स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं हमारे सन के अलावा, उनको हम एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक स्पेस है जो कि स्पेसिफिकली ऐसे इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के पर्पस के लिए बनाया गया है। काफी हाई रिजोल्यूशन और हाई सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट्स जो है, इससे और डिस्टेंट या फेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप भी कैप्चर नहीं कर पाता है, वो भी करता है। उसके बाद आता है सुपर ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून वाला फ्रेज सुना होगा, ब्लू मून भी आपको नहीं पता होगा। तो सुपर ब्लू मून का मतलब होता है कन्वर्जेंस ऑफ 3 लूनर अकरेंसेस, यानी कि एक फुल मून होगा, एक सुपर मून होगा, और एक क्या होगा भाई हमारा ब्लू मून। जब महीने में दूसरी बार भाई हमारी पूर्णिमा की रात आती है ना, तो दूसरा चांद निकलता है, उसको हम ब्लू मून बोलते हैं। ब्लू मून मतलब सेकंड फुल मून विद अ सिंगल मंथ, एक महीने के अंदर दूसरी पूर्णिमा, यानी कि उसको हम बोलेंगे ब्लू मून। रेयर इवेंट होता है क्योंकि जनरली मून आपके 15 दिन बाद इनका फुल मून या वाला सिनेरियो रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि भाई एक महीने में एक ही बार भाई हमारी पूर्णिमा होती है। अब ऐसा कोई सीजन भाई जब 4 फुल मून आ रहे हैं, तो थर्ड फुल मून को हम क्या बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, ब्लू मून बोलेंगे, ऐसा भी होता है। सुपर मून हमारा तब आता है जब मून हमारा पेरिकी के पास होता है, यानी कि भाई सबसे क्लोजेस्ट होता है अर्थ के। ठीक है, प्लस वो फुल मून भी है, यानी कि पेरिकी पे भी है और उसके साथ साथ अर्थ के, सॉरी, और उसके साथ साथ फुल मून भी। तो फुल मून जब पेरिकी पे होता है तब उसको सुपर मून कहा जाता है। 14% बिगर नजर आता है, 30% ज्यादा ब्राइटर नजर आता है एक फुल मून के साथ कंपेरिजन में, जो कि अपोजी पे होता है। अपोजी वाले मून को भाई हम बोलते हैं माइक्रो मून। आपको पता है भाई, अगर ये हमारी अर्थ है तो वह जो सबसे नियरेस्ट पोजीशन जिसपे अर्थ होता है, सॉरी मून होता है, उसको पेरिकी कहा जाता है, और सबसे डिस्टेंट वाला जो एरिया रहता है उसको कहा जाता है अपोजी। अब उसमें आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पे, दैट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो देखो मित्रों, 40% इंक्रीज देखा गया है एलिफेंट कॉरिडोर्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, एक रिसेंट रिपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज की है, इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज के बारे में बात कही गई है। एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या बोलते हैं जो है हमारे देश में 15 एलिफेंट रेंजेस में इनको काउंट किया गया। जो नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स है ये आपके 2010 में 88 थे। उसके बाद अब ये पहुंच चुके हैं 150, यानी कि 40% इंक्रीज आया है। ये कॉरिडोर्स बहुत एसेंशियल होते हैं। जनरली एलिफेंट्स का जो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह तक किया जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 19% जो कॉरिडोर्स हैं इनमें इनके यूज में डिक्रीज देखा गया है, जबकि जो 10 बाकी जो कॉरिडोर्स है इनमें रिपेयर इम्पेयरमेंट्स की वजह से रिस्टोरेशन वगैरह चाहिए। ठीक है, और एक्सपेंशन देखा गया है एलिफेंट रेंजेस में आपके विदर्भ के इलाकों में।
विदर्भ के अलावा महाराष्ट्र में आ जाता है, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, नदन आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि लॉन्ग टर्म हैबिटेट वायबिलिटी, डेटा ड्रिवन अप्रोचेस एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए इन एरियाज में काफी ज्यादा जरूरी है। तो एलिफेंट कॉरिडोर्स हमारे कुछ ऐसे स्ट्रिप्स ऑफ लैंड होते हैं जिससे एलिफेंट्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में किया जाता है। पर्पस सिंपल सा यही है, टू फैसिलिटेट द नेचुरल मूवमेंट ऑफ एलिफेंट्स, अलोइंग देम टू एक्सेस रिसोर्सेज एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन सेटलमेंट्स। अगर उनको कॉरिडोर्स नहीं मिलते हैं तो ह्यूमन बस्तियों की तरफ वो आते जाते हैं, जिससे तबाही वगैरह मच जाती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है भाई, वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर्स है, तकरीबन 26, जो कि 17% आ जाते हैं सारे कॉरिडोर्स। उसके बाद आती है ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023। तो ज्वाइंटली इसको रिलीज किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने, और यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस। एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है। इसमें क्या बोलते हैं, ब्रेक थ्रू एजेंडा के अंडर में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यूपी 26 2021 की रिपोर्ट को भी मतलब चीजों को भी इंक्लूड किया गया है। ब्रेक थ्रू एजेंडा का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा एक्शन प्लान, यानी कि जिसमें अलाइंड एक्शंस होंगे, जिसमें कोऑर्डिनेट इन्वेस्टमेंट प्लान्स होंगे 5 सेक्टर्स में। कौन कौन से सेक्टर्स में? पावर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन और एग्रीकल्चर। उसके बाद बात करते हैं यूएनडीपी लॉन्चेस नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने नेशनल कार्बन रजिस्ट्री को लॉन्च किया है। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रीज को अलाउ करेगा अपने नेशनल डेटा को मैनेज करने के लिए, कार्बन क्रेडिट्स की प्रोसेसिंग के लिए। आगे आ जाते हैं सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीईसी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFNCC। ठीक है, इन्होंने सीसी बनाया है एनवायरमेंटल इश्यूज पे। MOEFCC क्या करती है? अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करती है, जो कि उसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दे रखी है, और उन्होंने एक परमानेंट स्टैट्यूटरी सीईसी बनाई है। परमानेंट सीईसी आपका एडहॉक सीईसी को, जिसको 2002 में बनाया गया था, उसको रिप्लेस करेगा फॉर द मॉनिटरेशन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एससीज ऑर्डर इन द TN गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, एडहॉक सीईसी जो है वो एससी को तब से लेके अभी तक रिपोर्ट करती आ रही है ऑन द स्टेप्स टेकन फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एंड अदर कंजर्वेशन इश्यूज। आगे आते हैं इकोसाइड की तरफ। इकोसाइड का मतलब होता है अनलॉफुल या फिर वांटन एक्ट्स कमिटेड विद नॉलेज दैट कि एक सब्सटेंशियल लाइक्लीहुड रहेगा वाइड स्प्रेड या फिर लॉन्ग टर्म डैमेज का एनवायरमेंट के लिए, है ना। ये ऐसे एक्ट की वजह से किया जाता है। आर्थर गैल्सन ने 1970 में सबसे पहले एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को जेनोसाइड के साथ में जोड़ा था, और उनका ये मतलब था कि एजेंट ऑरेंज जो वियतनाम वॉर के दौरान यूज किया गया था, एक हर्बिसाइड है, यूएस ने वियतनाम वॉर के दौरान इनको यूज किया था। ठीक है, तो इकोसाइड का मतलब होता है वॉर के साथ में जो क्राइम्स किए जाते हैं एनवायरमेंट के लिए, अलग अलग कंट्रीज में ये किए जा रहे हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, इंडिया अभी तक ऐसा कोई इकोसाइड वाला ऑफेंस इंडिया ने अभी तक नहीं किया। उसके बाद आते हैं एटलांटिफिकेशन। एटलांटिफिकेशन का सीधा सा मतलब है कि आर्कटिक ओशन जो है वो और ज्यादा सॉल्टियर हो रहा है, और ज्यादा गर्म हो रहा है। आर्कटिक ओशन तो भाई हमारे पोल्स के पास में आ जाता है ना, तो पोल्स के पास में तो भाई ठंडा होना चाहिए। एटलांटिफिकेशन का सीधा सा मतलब है कि वार्म वाटर जो अटलांटिक से है वो हमारा आर्कटिक ओशन में भेजा जा रहा है एडवेक्शन के प्रोसेस के जरिए, और इसी की वजह से ये कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट्स हैं उनमें इंक्रीज देखा जा रहा है। कुछ पार्ट्स हमारे जो पेरेंट सी के आते हैं उनके अंदर, ठीक है, ये अटलांटिक की तरह रिजेंबल कर रहा है। आर्कटिक ओशन का जो टॉप है ये टिपिकली सी आइस से भाई पूरा कवर्ड रहता है, समुद्री आइस से पूरा कवर्ड रहता है। इसके नीचे कूल फ्रेश वाटर पाया जाता है, और ज्यादा नीचे जाएंगे तो वहां पर वार्मर और सोल्टियर वाटर मिलता है जो कि आर्कटिक में अटलांटिक से आता है। ठीक है, तो ये जो लेयर्स हैं ये आपके लेयर्स सब अपनी अपनी जगह पर होल्ड करे हुए हैं, यानी कि इसमें डिफरेंसेस भी आते हैं वाटर सैलिनिटी में। इससे क्या होता है कि जो सी आइस है उसको मेल्ट होने से बचाया जाता है। जो इनकमिंग वाटर वही आता है ना हमारा अटलांटिक से, वो नीचे रह जाता है, तो इससे सी आइस इतनी जल्दी नहीं पिघलती। लेकिन रैपिड डिक्लाइन देखा जा रहा है आर्कटिक आइस कवर्स में रिसेंट डिकेड्स में, जिसकी वजह से ओशन का जो वाटर है वो मिल रहा है, और यहाँ पर अटलांटिफिकेशन जैसा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अगर अटलांटिफिकेशन फुल फोर्स में आ जाता है तो और ज्यादा समुद्र की आइस पिघलेगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके आसपास के एरिया का वाटर लेवल बढ़ेगा। अब आते हैं आर्टिफिशियल रीफ AR की तरफ। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज
AR को प्रमोट कर रहा है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर रिजुवेनेटिंग कोस्टल फिशरीज। ठीक है, AR आपके कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस है जिसमें आपका नेचुरल हैबिटेट को रिहेबिलिट किया जा रहा है या फिर इम्प्रूव किया जा रहा है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा रहा है, एक्वेटिक रिसोर्स को मैनेज किया जा रहा है आपके आर्टिफिशियल एनहेंसमेंट के जरिए। ठीक है, फिर आ जाता है न्यू मेरीन टार्डिग्रेड स्पीसीज इन इंडियन वाटर्स। तो भाई कोचियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CUSF, उन्होंने एक नई डिस्कवरी की है, अ न्यू स्पीसीज ऑफ मेरीन टार्डिग्रेड। ठीक है, इसका नाम दिया गया है वेटिलिप्स कलामी। ठीक है, ये मिनिस्कल क्रिएचर आपका पाया गया साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इंडिया में, और इसका नाम हमारे फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कलामी रखा गया। टार्डिग्रेड्स आपके इनको वाटर बेयर्स भी कहा जाता। ठीक है, ये डिमिनिटिव एनिमल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक साइज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजिलियंस के लिए जाने जाते हैं। कैप्टिवेटिंग क्रिएटर्स होते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं, जिसमें हमारा टेस्टिक्शन आ जाता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड इवन द वैक्यूम ऑफ स्पेस। फिर आता है मिथुन। तो भाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिथुन, इसका साइंटिफिक नाम है प्रोस फ्रंटलिस, इसको एक फूड एनिमल के तौर पे रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, फूड एनिमल्स हमारे वो होते हैं जिनको फूड प्रोडक्शन के लिए रेस किया जाता है और ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। ये जो स्पीसीज है ये हमारी स्पीस आ जाती है रुमिनेंट स्पीसीज ऑफ बोविडाई फैमिली में। ठीक है, उसके साथ साथ इनका हैबिटेट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में पाया जाता है। बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के पार्ट्स में भी पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का ही ये स्टेट एनिमल भी है। ये गौर की तरह होता है। गौर आपको पता होगा, इंडियन बाइसन गौर जो रहता है ये इंडिया की बवाइन फैमिली में सबसे लार्जेस्ट क्रिएचर है। तो मिथुन हमारा गौर की तरह दिखता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन साइज इसका थोड़ा छोटा रहता है और इसकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन कर रही है। वैसे तो 2022 में हिमालयन याक को भी फूड एनिमल के तौर पे FSSAI के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। फिर आ जाती है पिटेरी गोट्रिएला इंटरमेडिका। तो ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नई स्पीसीज को खोज निकाला है, मरीन फिश फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसको गुरनाट्स भी कहा जा रहा है या फिर इसको कहा जा रहा है सी रॉबिन्स। ठीक है, ये आपकी बिलोंग करती है ट्राइग्लिडेई फैमिली को और टोटल 178 स्पीसीज इस फैमिली की वर्ल्ड वाइड जानी जाती है। उसके बाद आएगा भाई हमारा सागो सर्व। सागो सर्व क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनको GI टैग मिला है। ठीक है, किस लिए? सागो को प्रोड्यूस करने के लिए, सलेब तमिलनाडु में। सागो हमारा रॉ टेपिक्योस जो होते हैं ना, उनसे ड्राइव किया जाता है। स्मॉल हार्ट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है, पर्ल या पर्ल वाइट रहता है इनका कलर। टेपियोका एक आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जो कि इंटरट्रॉपिकल वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में उगती है। 100 सेंटीमीटर पर एनम से ज्यादा बारिश चाहिए। हिंदी में इसको हम लोग शायद साबूदाना कहते हैं। सैगो में हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, प्रोटीन कम होता है, फैट, मिनरल्स और विटामिन भी इसके अंदर में कम होता है। ठीक है, इसको काफी इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं और काफी रैपिड एनर्जी मिलती है, इसलिए फास्टिंग के दौरान इसको खाया जाता है। फिर आते हैं भाई हम अगुंबे फॉरेस्ट। तो अगुंबे फॉरेस्ट में जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ रिसीव हो रही है ये रिड्यूस हो चुकी है एज कंपेयर टू द अदर टाउन्स इन दिस रीजन। ठीक है, अगुंबे जो है ये हमारा लाई करता है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक और इसको चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। एवरेज रेनफॉल यहाँ पर 8000 मीटर की मिलती है। ये 650 मीटर के एलिवेशन पर सिचुएटेड है सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स में, और यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं चारों तरफ। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ आसपास आपका सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क आ जाता है। ये वर्ल्ड का ओनली नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर किंग कोबरा पाया जाता है, यानी कि इसको कोबरा कैपिटल के नाम से जाना जाता है। सबसे लास्ट में प्लेसेस इन इंडिया की बात करते हैं तो भाई पुराना किला दिल्ली, लेटेस्ट एक्सकैवेशंस यहाँ पर किए गए, इसमें एलीट क्लास ऑफ सिटीजन्स के रहने की बात सामने आई है। जोरहाट असम की बात करेंगे तो प्राइमेटोलॉजिस्ट ने बोला है कि भाई यहाँ पे 1.65 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है उसको आप रीरूट कीजिए, जो कि होलंगा पर गेवन सेंचुरी से बाहर से निकल रहा है। गोच वेटलैंड मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने
क्रूज बोट्स के ऑपरेशन को रोक लगा दी है, जो कि अपर लेक भोपाल में और बाकी वेटलैंड साइट पे किया जा रहा है। इसके साथ साथ नदुकनी और नीलगिरीज तमिलनाडु की बात करेंगे। लॉयड ट्रेल मैकाओस जो है उनको नदुकनी और नीलगिरीज तमिलनाडु के फॉरेस्ट में स्पॉट किया गया। उसके बाद कोले वेटलैंड्स केरला की बात करेंगे। कोले वेटलैंड फेस द थ्रेट ऑफ एलियन प्लांट इनवेसिव स्पीस। शिवमोगा और कर्नाटक आर रेयर साइटिंग ऑफ एशियाटिक वाइल्ड डॉग कोले, यहाँ पर आपकी स्पॉट की गई। मुंबई महाराष्ट्र की बात करेंगे तो फर्स्ट केस जो जीका वायरस का है मुंबई महाराष्ट्र में रिपोर्ट किया गया। और सूरत की बात करेंगे गुजरात में तो पहला लार्जेस्ट इंडिजिनस 700 MWE ककरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट अपनी गुजरात में वर्किंग स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे उसके बाद आएगा प्लेसेस एंड न्यूज, यानी कि वर्ल्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यूक्रेन आ जाता है। मिसाइल एक्सप्लोरेशन हुआ आपका कोस्ट वायान टिवानाइका सिटी में, ठीक है। आर्मेनिया की बात करेंगे तो MOU इंडिया के साथ में साइन किया फॉर कोऑपरेशन एंड शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस। युगांडा की अगर हम बात करते हैं तो भाई 48 अफ्रीकन कंट्रीज ने कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पर शामिल किया। ये अगली वाली करंट अफेयर्स में आ जाएगा। तिमोर लेस्टे की बात करेंगे तो इंडिया ने एम्बेसी खोलने की बात की इन द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली। वानुआटू की बात करेंगे तो पॉलिटिकल क्राइसिस भाई यहाँ पर आ चुका है। केन्या की बात करेंगे तो फर्स्ट अफ्रीका क्लाइमेट समिट 2023 नैरोबी डिक्लेरेशन के साथ में केन्या में खत्म हुई। जिम्बाब्वे की बात करेंगे तो करंट प्रेसिडेंट जो है उनको रीइलेक्ट किया गया इलेक्शंस के बाद में। फिर आ जाता है सूडान, तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने $1 बिलियन की सपोर्ट जो है सूडान को प्रॉमिस किया है। उसके बाद गैबन की बात करेंगे तो गैबन का जो मिलिट्री ऑफिसर्स है उन्होंने कूप किया, प्रेसिडेंट ने इलेक्शन चेंज किया था उसके बाद भी। उसके बाद बात आती है बुर्किना फासो की, तो मिलिट्री जनता ने फ्रेंच डिफेंस अटैच को उनके सबवर्सिव बिहेवियर के लिए बाहर निकाल दिया। मैक्सिको की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट लॉज प्रोहिबिटिंग एबॉर्शन आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेट वुमेन्स राइट। उसके बाद लीबिया की बात होगी तो ईस्टर्न पोर्ट सिटी ऑफ डेरना काफी मैसिव फ्लड डैमेज हुआ है। फिर आ जाते हैं भाई हमारा हवाई यूएस की बात, तो क्लियोना वोल्केनो जो है वो हवाई यूएस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हवाई में फिर से आपका इरप्ट करने लगा है। मोरक्को की बात की जाएगी तो भाई मोरक्को में ये कहा जा रहा है कि एक 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, एपिसेंटर नियर मराकश। एरिट्रिया की बात करेंगे तो एरिट्रियन डिफेंस फोर्सेस एलिजिडली कमिटेड वॉर क्राइम्स एंड पॉसिबली क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड टिग्रे। यहाँ पर भाई हमारा सितंबर के करंट अफेयर्स खत्म आ जाते हैं। अब देखो आप लोगों को पता है कि यार सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है इसमें हमारी कोर्स से बहुत कंटेंट आया, बहुत सारा कंटेंट आया। मतलब पॉलिटी से तो ऑलमोस्ट सारा आया है, ज्योग्राफी से भी भाई तकरीबन सारा ही आया है, और करंट अफेयर्स भी भाई हमारे कार्य पूछेंगे सारे, तकरीबन बहुत सारे आए। इनका एनालिसिस वाला वीडियो अगर टाइम मिला तो मैं डालूंगा आप लोगों का पेपर 1 का देख के, ठीक है। तो भाई आप जानती हैं कि भाई हमने बहुत अच्छा खासा लेवल अप किया है, तभी भाई इतना सारा कंटेंट हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर हमने लेवल अप नहीं किया होता तो भाई इतना सारा कंटेंट नहीं पूछा जा सकता है ना। हमारी मतलब कि इस बार आप देखेंगे तो भाई पहले ज्योग्राफी के हम लोग करते थे 10+ लेक्चर, इस बार हमारे 25 के आसपास लेक्चर्स आ रहे हैं। पॉलिटी के हमारे अराउंड 15 के पास लेक्चर्स आ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स में हमारा जो लेवल अप है काफी बहुत डिसेंट तरीके का हुआ है। तो अगर आपको जीके के लिए एक्सट्रीम प्रैक्टिस करनी है, एकदम हार्ड तोड़ मेहनत करनी है, तो 75 डेज के लिए भाई आ जाओ। कल सुबह 9 बजे से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, हालांकि आप ज्वाइन इसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कल से भाई अगर कर लो तो बहुत बेटर रहेगा। कल से इंट्रोडक्शन होगा, बाकी चीजों के बारे में बताऊंगा। कल ठीक 9 बजे को आपको पहुंच जाएगा, ठीक है। इसकी फीस है 2500 रुपए भाई पूरे 75 दिनों के लिए। सारी डिटेल्स आप लोगों के पास में है। अगर आपको एनरोल करना है तो 8839961158 पर आप DM कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ। लाइव क्लासेस होंगी और सारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइव है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको सारी मिलेंगी, कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें भाई यार, मैं आप क्या क्या बताऊँ। सीधी सी बात है यार, कल आ जाना, ज्वाइन कर लो अगर आपको लेवल अप करना है, क्योंकि जब सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यू कैन इमेजिन कि भाई CAPF और CDS में तो क्या ही हाल होगा, बहुत बढ़िया हाल होने वाला, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू ऑल।